बायनॉमियल एक्सपेंशन के अंदर सबसे पहले आपने इसको एक्सपेंशन दिखानी है। तो अब आप इसकी एक्सपेंशन करें आराम से, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। आपको पता है कि एक्सपेंशन के अंदर दो फार्मूलाज होते हैं। पहले तो उस ब्रैकेट को कुछ भी नहीं कहना जिसकी पावर ही नहीं है, और जिसकी पावर होगी उसे हम बेटा जी एक्सपेंड कर देंगे। और बायनॉमियल के आपको पता है दो फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला होता है जो डायरेक्ट टर्म नंबर बताता है हमें एन सी आर ए टू दी पावर जो है ना एन माइनस आर और बी टू दी पावर आर। जिसको ये फार्मूला आता है ठीक है, जिसको ये फार्मूला नहीं आता वो एक्सपेंशन का फार्मूला अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि उसने तो फार्मूले ने तो एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो ये वाला फार्मूला होता है बेटा जी ए टू द पावर एन प्लस जो है ना आपने एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन तो यहाँ पे बेटा जी एन सी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी टू दी पावर वन आप लिखेंगे। फिर आप जो है ना एन सी टू ए टू दी पावर जो है ना एन माइनस टू बी टू दी पावर टू हो जाएगा। तो इस फार्मूले के तहत आपने इसकी एक्सपेंशन करनी है। अब एक ब्रैकेट की एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, ये वन प्लस जो है ना थ्री एक्स जिसको आता है वो जल्दी जल्दी इसकी एक्सपेंशन करे ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब आप जो है ना इसको एक्सपेंड करना है और हमने एक्स स्क्वायर का बेटा जी कोएफिशिएंट जो है ना निकाल के देना है। सिर्फ बाकी जिसको ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं आता उसे ज़रूरत नहीं है करने की, बस उसे ये फार्मूला आना चाहिए। हमने एक्चुअली अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो हानिया बेटा आपने सिर्फ यही वाला फार्मूला याद करना है और इसी को ही एक्सपेंड कर देना है आपने, और इसी एक्सपेंशन से जो है ना आपका जो है ना क्वेश्चन हो जाएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड ले लेगा, 1 मिनट आधा मिनट ले लेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे मार्क्स जो है ना वो सिक्योर होने चाहिए। अब जो है ना सबसे पहले जो है ना ए टू दी पावर वन, तो वन की पावर 10 लिखोगे तो वन ही आएगा। फिर आपने जो है ना आपने क्या करना है एन सी वन मतलब 10 C1 ए आपके पास वन है, 10 - 1 बेटा 9 आएगा। और बी की जगह पे आपका 3x है, और 3x की पावर जो है ना आपने क्या लिख देनी है 1 लिख देनी है। फिर आपने बेटा जी 10C2 करना है, यहाँ पे ए की जगह पे आपने 1 लिखना है, 10 - 2 8। 1 की कोई भी पावर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। तो 3x और इसकी पावर 2, देखो एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास टर्म में हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो 1 का जो है ना बेटा जी आपके पास 1 आएगी वैल्यू, प्लस जो है ना 10C1 इंटू 10 3 30x आ जाएगा, और प्लस 10C2 आपके पास। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कौन सा पेपर है? बेटा ये 2024 का मई जून का 13 वेरिएंट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मैंने उसको आपको पेपर शेयर कर दूंगा, आप ज़रा इसको करें कि ये देख लो, आपको ये हो जाए। ये देखो ये मई जून 2024, ये जो कल परसों पेपर हुआ है जिधर भी हुआ है, लेकिन ये 970913 मई जून वाला पेपर है। तो इसी पेपर पैटर्न पे ही आपके 24 के पेपर बेटा जी बनेगा। तो कोई पैटर्न का फ़र्क मेरे नहीं से है सिमिलर इस। होगा काफी। जी सिमिलर होगा काफी इससे। बहुत को स्ट्रक्चर सेम हो गया ना। देखो 24 का जब पेपर सेट होता है इंटरनेशनली, सीआई का पेपर जो सेट होता है वो तकरीबन सेम होता है। आप देखो पिछले जितने भी पेपर्स करते आ रहे हो, 11 हो या 12 हो या 13 हो, हमने 23 के सारे पास पेपर्स किए हैं, 22 के किए हैं। तो यही पैटर्न है, हमें तो किसी वेरिएंट में पैटर्न का डिफरेंस नज़र नहीं आया। आपको मैंने कई 11 12 13 सारे वेरिएंट करवाए हैं, तो सबका सेम है, सिलेबस सेम है, सिर्फ इनका कोड डिफरेंट होता है। 9 सब्जेक्ट कोड भी सेम है, बस किसी को 11 12 और 13 वगैरह दे दिया गया है। पहले ये मसला होता था कि यही जोन टाइम जोन का इशू होता था 2009 तक। जैसे बांग्लादेश में ये पेपर हुआ है
तो पाकिस्तान में भी आज ही होना था ये वाला पेपर, तो वो टाइम डिफरेंस की वजह से ना वो पेपर को लीक कर देते थे। मतलब टाइम इधर आधे घंटे बाद शुरू होना है, उधर जल्दी शुरू होना था, तो वो टाइम पेपर पहले आ जाता था, बच्चों को पता चल जाता था। फिर कैम्ब्रिज ने इस टाइम जोन के लिए जो है ना अपने वो कोड्स ही डिफरेंट कर वेरिएंट बना दिए थे, 11, 12, 13, कि जो बांग्लादेश में होगा या उधर होगा वो इधर नहीं होगा। वो पेपर में थोड़े से क्वेश्चंस में चेंज होएंगी, लेकिन सिलेबस आपका सेम है। तो अब ये 3 का स्क्वायर 9 और 10c2 करो, क्या आएगा बेटा, इसकी कैलकुलेशन बताओ। 10c2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10c2 क्या आता है? 405 x² 405 x²। तो आपने अपने समझें, बस ये पूरा चैप्टर ही क्लियर होना चाहिए आपका। तो दिस इज़ 405 x²। अगर फार्मूले में कोई भी कमी पेशी है किसी की, वो याद हो, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। a+b⁴n कैन बी एक्सपेंडेड a⁴n nc1 a⁴n-1 b⁴1 प्लस nc2 a⁴n-2। बस यही याद रखना है आपने, एन बी स्क्वायर लिखना है। हाँ नहीं, आप सिर्फ इसी फार्मूले को आप रट्टा लगा लो। आप डायरेक्ट अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है ये जनरल टर्म वाले फार्मूले में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये जनरल टर्म, ये वाला फार्मूला तो शायद उधर भी गिवन होगा डाटा बुकलेट के अंदर। अब ये तो हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लिया। अब आप बेटा दोनों ब्रैकेट्स को आमने सामने लिख लिया करो। दिस इज़ 2 - 5x, और यहाँ पर आपके पास ये पूरी एक्सपेंशन उसकी लिखो, और 1 प्लस जो है ना यहाँ पर आप लिखेंगे 30x, और यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा जी 405 और x का स्क्वायर। जिस तरह से हर पेपर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये भी उसी जैसा है। तो अब इसमें सिर्फ ये सोचो, सिलेक्टिव मल्टीप्लाइकेशन, किस नंबर को मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर आएगा। सर 5x को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ 30x से, तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर कोएफिशिएंट। और किसको, 2 को सर जी मैं 405 से मल्टीप्लाई करूं तब भी x स्क्वायर बन सकता है। दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन। इतना तो जहन आपका जहन काम करेगा ना बेटा। अब ये 405 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 8, 10 x का स्क्वायर, और माइनस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा 150 x का स्क्वायर। तो अब यहाँ से बेटा जी 8, 10 में से 150 माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 660, और ये x स्क्वायर। दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि उसने हमें बता दिया। यही आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। दैट्स इट। ये 4 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बाइनोमियल से रिलेटेड 2 ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एट द एंड मैं आपको कल कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह बताऊंगा जो कि एक्सपेक्टेड हैं। किस टाइप का क्वेश्चन, स्पेशली एरिया इंटीग्रेशन वाले, वॉल्यूम वाले, तो वो डायग्राम्स बनाकर दिखाऊंगा। उन डायग्राम्स को भी आप माइंड में रख के जाइएगा। बाकी वही कॉन्सेप्ट है, वही पैटर्न है, कोई उसमें इशू नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग समझ लेंगे, इसने जो है ना बच्चों को काफ़ी जो है ना रुलाया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर बच्चे काफ़ी परेशान के सर यहाँ पे हमने क्या करना है। आप सबसे पहले इधर सोचें कि भाई इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, कॉस का जो ग्राफ होता है, यहाँ पर आपने जो है ना कॉस का ग्राफ, साइन के ग्राफ आपको आने चाहिए। अब लेट्स सी जो कॉस का ग्राफ होता है आपके पास, अगर हम कॉस के ग्राफ की बात करें तो कॉस का ग्राफ जो होता है ना वो ऊपर से आता है ऐसे, और ये आता है और ये 90 में से आपका गुजरता है, तो 90 को π/2 कहते हैं। तो फिर ये ग्राफ जो है ना बेटा जी ऐसे जाता है। ये देखें कॉस के ग्राफ के, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बना दिया है। अब ये यहाँ पर इस पॉइंट से गुजरता हुआ आगे जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखो कि सर ये तो होती है π/2, दिस इज़ 90 डिग्री। फिर ये वाला जो पॉइंट होगा 90 का गैप चल रहा होता है, तो यहाँ पर असल में पाई होगा, और ये इनमें जो गैप होगा वो तो π/2 का होगा। और अगर हम पॉइंट ए, यहाँ पर उसने ए लिखा हुआ है, देखें अब इस पॉइंट पे अगर आ जाएं ए पॉइंट के ऊपर, तो ये π/2 और यहाँ पर भी π/2 का गैप है। आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट ए है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं सिर्फ कॉस वाले ग्राफ को सोचूं तो ये कॉस वाला ग्राफ मेरे पास ये है। यहाँ से मेरे पास मैं अगर कहूँ कि भाई ये ग्राफ ऐसे समझे सीधा आता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट, इसका गैप π/2।
अब काउंटिंग शुरू करनी है। ये कॉस वाले ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर दूसरा पीक है, तो बेटा जी यहाँ पर भी π/2 है, और ये तीसरा पीक है तो यहाँ पर भी π/2 है। तो रिमेंबर, आप इधर से ए तक जब पहुँचेंगे आप उसने कहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आपने बताने हैं। तो जो पॉइंट ए है, ये इस कॉज वाले ग्राफ को अगर हम माइंड में रखें तो ए जो है वो 3π/2 अवे है। ए इज़ 3π/2 अवे। यू कैन सिंपली से कि सर ये क्या कहना चाहते हैं, मैं जब ए की बात करूँगा, ए की बात का मतलब है कि मैं π/2, मेरे पास 3π/2 का ट्रैवलिंग सेंस है। π/2, π/2 एंड π/2। अच्छा, मैं सेक बी को भी देख लेता हूँ, फिर π/2, फिर π/2, फिर π/2। तो बी तक जाने के लिए मेरे पास 6π/2 है। देयर आर 6π/2 टू रीच कोऑर्डिनेट बी। आपने बी के ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन कोसाइन रूल। कोसाइन का जो ग्राफ है, कॉस का जो ग्राफ है, वो हमें हेल्प कर रहा है। कॉस का ग्राफ, साइन का ग्राफ और टैन का ग्राफ। असिम्पटोट भी आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ को आपने किस तरीके से अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना है। ग्राफ की शेप्स आपको आनी चाहिए। ये देखो, एक तो ग्राफ की प्रॉपर्टी है, दूसरा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी उस बंदे ने घुसा दी है। देखें, y इक्वल्स के कॉज इंटू एक्स माइनस π/6 है, के पॉजिटिव है, और एन एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस। तो इसकी जो हाइट है वो हमारे पास जो है ना के है। पहले तो बेसिक आप एक चीज़ समझ लो। अब ए तक 4 नहीं है? ए तक नहीं, इधर से देखना है आपने, यहाँ से। ये जैसे तो 4 कॉस कॉस का ग्राफ है ना, इसके ऊपर एम आप लेखें, इसकी पीक, क्योंकि कॉस का जो ग्राफ होता है ना वो डायरेक्ट स्ट्रेट हो। यहाँ पर उसने कर्व दिखाया तो मैंने इसलिए निशान आपको लगा के दे दिया है और डॉटेड लाइन भी नीचे कर दी है। ये ग्राफ π/2 से गुजर रहा है, तो दिस गैप इज़ ओनली π/2। फिर यहाँ से इस पीक की बात करोगे तो इस पीक तक भी π/2, फिर आगे π/2। तो ए तक पहुँचने में 3 दफ़ा π/2 आएगा और बी तक पहुँचने में 6 दफ़ा π/2 आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। रिमेंबर, अगर आप कोऑर्डिनेट बी तक पहुँचोगे तो देयर आर 6π/2। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वाला कोसाइन ग्राफ को मैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले रहा हूँ। अब यहाँ तक आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई तो अब जो है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि भाई अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, हम अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें और ए की बात करें, क्योंकि उसने हमें 3 नंबर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी के देने हैं। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये के कॉस एक्स π/6, और जब मैं एक्स एक्सिस पर होऊंगा तो वाई मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो वाई को तो कर दो आप इग्नोर। तो अब आपके पास जो सिर्फ जो चीज़ बच गई है बेटा जी, वो आपके पास सिर्फ ये वाली चीज़ है, π/6 है। अब आपने कहना है कि सर जी देखें, ये आपके पास इक्वेशन है x माइनस π/6। अब ये जो आपके पास कॉस इन्वर्स है, अब आपके पास आपने a तक जाना है, तो आपको पता है a तक जाने में हम 3π/2 3 अवे है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि a के लिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन भी हो रही है, अगर आप ये चीज़ लिखो तो साइड पे यहाँ पर लिख दो कि m के जो पॉइंट्स हैं ना वो 0,1 है। ये 0,1 पे m वाला पॉइंट ठहरा हुआ है। जब ये ट्रांसलेट होगा टू द राइट, तो ये देखो इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, फंक्शन के अंदर जब नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है वो पॉजिटिव π/6 है। और जो y की वैल्यू है उसको आपकी हम k लिख देंगे, दैट इज़ k। तो आपकी जो हाइट है वो k है, मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास नेगेटिव k है। तो π/6 की ट्रांसलेशन हो रही है। तो अब मुझे a तक जाना है। a तो हमसे 3 टाइम्स π/2 दूर है। जो आपके पास a है वो 3 टाइम्स π/2 दूर है। तो आपने अब इसके x कोऑर्डिनेट करने हैं। तो यहाँ पर राइट साइड पे बेटा जी आपके पास आ गया 3/2 पाई, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास है x माइनस π/6, जो कि ये ट्रांसलेशन हो रही है। अब इसको राइट साइड पे लेके चले जाओ तो x इज़ इक्वल टू 3/2 पाई प्लस जो है ना π/6। तो इसका आंसर क्या आएगा?
अगर हम 3/2 पाई में 6/2 पाई/6 ऐड कर दें तो एलसीएम ले लो भाई। अगर 6 तो 3 3 ज़ार 9, ये 9 पाई हो जाएगा प्लस 1 पाई तो 10 पाई। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास x जो है वो 10/6 पाई है। सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3 भी लिख सकते हो, कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पर y 0 है, y की वैल्यू नहीं है। x इंटरसेप्ट के ऊपर a मौजूद है आपका, तो a के कोऑर्डिनेट में y तो है ही नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर हमारे पास ये cos इनवर्स 0 सब कुछ 0 हो गया था। तो 10 a के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल दिए। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मतलब 2 के टेबल से कट करो तो ये आपके पास 5/3 पाई कॉमा 0, ये a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब b के कोऑर्डिनेट्स में जो y है वो 0 नहीं है, वो तो -k ही है हमारे पास। अब सिर्फ ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन को करो समझो और a के लिए माइंड में रखो कि अब मैं सिर्फ अब b a के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, अब मैंने b को देखना है। और इसका जो y का कोऑर्डिनेट है वो -k है, y का कोऑर्डिनेट -k है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग। अब मेरे पास जो है लेफ्ट साइड पे देखो x - पाई/6 वाली इक्वेशन है, राइट साइड पे जो b है वो कितना दूर है सर, वो 6 पाई/2 दूर है। दिस इज 6 टाइम्स पाई/2, इट इज़ अवे। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 2 1 are 2, 2 times 3 3, तो इट इज़ योर 3 पाई and x - पाई/6 takes your x to the other side, तो दिस इज 3 पाई प्लस जो है ना पाई/2। तो क्या आंसर होगा इसका? 3 पाई में पाई/6 ऐड करना है, सॉरी पाई/6। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो 6 6 3 ज़ार 18 पाई प्लस 1 पाई, तो 18 पाई प्लस 1 पाई। तो बेटा जी ये b के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे ये 19/6 पाई, और कॉमा आपके पास जो है ना ये माइनस जो है ना ये k। ये रानिया रिहान आपके पास इसकी मार्क स्कीम भी है, तो ये वाले आंसर वेरीफाई भी हम कर लेंगे एंड में। तो हमारे पास जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5/3 पाई कॉमा 0, और b जो है ना वो 19/6 पाई कॉमा -k है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो -k क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो a या b है वो देखो नीचे नीचे नेगेटिव एक्सिस में लाई कर रहा है, तो ये वाला तो नेगेटिव k ही रहेगा, क्योंकि आपका ये जो b है a तो x एक्सिस के ऊपर था, उधर तो y 0 था, लेकिन ये b को देखोगे तो वो तो नेगेटिव की तरफ बेटा आएगा। तो यहाँ पर जो आपका y का कोऑर्डिनेट है मिनिमम पॉइंट की बात उसने की है, तो वो आपका नेगेटिव k होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड है। देखो y का जो ग्राफ होता है ना कॉस का या साइन का, y इज इक्वल टू a वाला ग्राफ हो ना तो वो होता है साइन bx प्लस c, उसमें a एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू k कॉस x - पाई/6 है, तो कॉस से पहले एम्पलीट्यूड होता है। अगर ये पॉजिटिव होता, b ऊपर होता तो k यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है। तो यू कैन से कि b का जो y कोऑर्डिनेट है वो उसका इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड है, और ओरिजिन से एम्पलीट्यूड नीचे नेगेटिव है, तो इट इज़ नेगेटिव k। और हमें ये इक्वेशन से पता चल गया है कि दिस इज़ नेगेटिव k। तो आई एम डन विद माई कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। सर अगर ये साइन का ग्राफ होता तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना डिफरेंस होगा? वो तो ओरिजिन होती ना, वो साइन का जब ग्राफ आता तो वो तो ग्राफ ही ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता। ये तीनों ग्राफ मैं आपको सिखाता हूँ इस पेपर के साथ, जो है ना साइन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉस का ग्राफ और टैन का ग्राफ। टैन का ग्राफ तो अचानक झटके लगाता है, बच्चे को असिम्पटोट भूल जाता है, वो इन्फिनिटी को भूल जाता है, तो उसमें जो है ना क्योंकि इन्फिनिटी आ जाती है तो साइन कॉस और टैन। इस क्वेश्चन में बाई चांस आपके पास साइन कॉस आ गया तो ये कॉस का ग्राफ है, लेकिन इसको प्रॉपर मैंने ये तीनों ग्राफ आपको जाने से पहले मैंने आपको ये सिखाने हैं, तो बेफिक्र हो जाओ। ट्रिग्नोमेट्री के तीनों ग्राफ्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ग्राफ में अगर प्रॉब्लम कर रहा है और ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास साइन का ग्राफ होता है तो बेटा साइन के ग्राफ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 1 0
और -1 के दरमियान में ग्राफ कैसे घूमता है वो हमने पूरा ग्राफ बनाना है कि पहली वैल्यू उसकी 0 होगी, फिर जो है ना 90 डिग्री पे वो 1 तक हाइट गेन कर लेगा। मतलब ये जब ग्राफ मैं कराता हूँ आपको तो फिर यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा कि भाई यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप +1 लिखा करो और नीचे -1 लिखा करो। 0 पे तो आपका ग्राफ जो है ना 0 है। फिर जब 1 तक जाओगे तो यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, 1 और 90 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो आपका ग्राफ जो है ना बेटा जी ऐसे, और ये आएगा 90 डिग्री के ऊपर। फिर 1 के ऊपर देखो, 0 से जब 1 तक आप जाओगे तो ये 0 से 1 तक गए तो ये हाइट मेंटेन हो गई। फिर 1 से आप जो है ना ये 0 तक आ गए तो इस तरह से फिर 90 डिग्री, फिर -1। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं इनकी डिटेल बताता हूँ। आपने स्केचेस खुद बनाने हैं विद एंगल्स, चाहे कोसाइन हो और उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स भी होंगे, वो भी हमने डिस्क्राइब करने हैं। तो अभी ताकि ये 24 वाला पेपर आपका हो जाए, अब आपने बतानी है भाई फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टाइम टी, दैट्स टी की वैल्यू दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब आपने टी की वैल्यू निकाल के देनी है। तो भाई कोई मसला ही नहीं है, हम जैसे यहाँ पर एज इट इज़ लिख देते हैं, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 3t और प्लस जो है ना आपने लिख दें 2। आगे कैलकुलेटर उठाएं, ये वाली कैलकुलेशन करें। तो कैलकुलेटर बेटा जी आपको ये cos इनवर्स 1/2 रेडियन मोड के अंदर आपको π/4 दे देगा। तो दिस इज़ पाई ऑन द राइट हैंड साइड, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये π/2 फिर राइट पे स्विच कर दीजिए पाई, और ये लेफ़्ट वाला π/2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास बेटा जी 3 साइन इनवर्स ऑफ 3t हो जाएगा। तो आपको पाई माइनस π/2 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास π/2 आ जाएगा, और ये वाला 3 जो है ना इसको भी इधर लेकर आ जाएं तो ये हो जाएगा 1/3 और π/2। अब ये एक्चुअली राइट साइड पे आपके पास π/6 हो चुका है। अब लेफ़्ट साइड पे आपके पास साइन इनवर्स बच चुका है, दिस इज़ योर साइन इनवर्स ऑफ 3t। अब याद रखो, इन्वर्स को जब राइट पे ले जाओगे वो सिंपल साइन बन जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे 3t इज़ इक्वल टू साइन π/6। अब साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, कैलकुलेटर पे बेशक चेक कर लो। तो t की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये 3 इधर आकर डिवाइड करेगा तो दिस वुड बी 1/6। तो t की 1/6 वाली ये एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगी। यहाँ तक बेटा जी कोई मसला, कोई पॉइंट किसी को समझ ना आया हो तो बोलो। क्लियर है? रानिया 3 साइन इनवर्स 3t, इसमें देखो कुछ पूछना है। हैदर पूछ लो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मुश्किल आ सकता है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपने उसमें कोऑर्डिनेट, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ और ये सारे ग्राफ्स आपने अच्छी तरह से जो है ना ये देखने हैं। तो ये वाला हमने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किया। तो उसके साथ ही आपके पास बेटा जी सर्कुलर मैयर का क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे ही सर्कुलर मैयर आ जाए तो अपना कैलकुलेटर फौरी तौर पर आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट योर कैलकुलेटर इन रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आपने आर और थीटा की वैल्यू बतानी है। खिज़र आप बताओ क्या प्लान है? वैल्यूज़ ऑफ आर और थीटा 4 नंबर का क्वेश्चन है। सर्कुलर मैयर का क्वेश्चन आ गया है, कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट हो गया। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है, एरिया गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आप ये बताएं इसका क्या प्लान है आपके पास, अगर आपसे कहा जाए कि आपने ये आर और ये वाली वैल्यूज़ बेटा फाइंड आउट करनी है। आप पेरीमीटर और एरिया को इक्वल करके आर और ये थीटा लगा दें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। हाँ जी, इसका ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। अब आपने, आपके पास 65 पेरीमीटर है तो यू कैन से कि 65 इज़ इक्वल टू पेरीमीटर विच इज़ इक्वल टू आर प्लस आर्क लेंथ, ये वाली पूरी आर्क लेंथ। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2r प्लस आर्क लेंथ एंड योर आर्क लेंथ इज़ आर थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर जो है ना आप इसको 1 बना लो, या r प्लस आर 2r, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा एरिया गिवन है आपको, तो आप एरिया की इक्वेशन जो है ना बना दो। अब एरिया की जो इक्वेशन है आपके पास वो 225
और एरिया का फार्मूला होता है सेक्टर का 1/2r² इंटू थीटा। अब r² थीटा, अब यहाँ पर आपके पास जो है ना, इधर से आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो तो आप क्या कर सकते हो, इधर से थीटा बना लो, बेशक इधर थीटा सब्जेक्ट बनाकर उधर वाली में पुट कर देंगे। तो ये 225 इंटू 2, ये बेटा क्या हो जाएगा 450 ओवर आर का स्क्वायर, 450 ओवर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। अब इस थीटा को उठा के पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। दिस इज़ योर 65 इंटू 2r प्लस आर इंटू थीटा। थीटा इज़ 450 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब इस r से एक r कट जाएगा, तो दिस इज़ योर 65 इज इक्वल टू 2r प्लस 450 ओवर r। अब अगर इस r से जान छुड़ानी है, पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बेटा जी ये बन जाएगी 65r इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर और प्लस 450 वाला r कट जाएगा। तो यहाँ पर आप एक मेन इक्वेशन बना लो, दैट इज़ 2r² माइनस 65r एंड प्लस 450, दिस इज़ इक्वल टू 0। इसके ऊपर बेटा जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो और मुझे बताओ एंगल की आर की वैल्यू, यहाँ से बताएं कि आर की वैल्यू आपकी क्या आती है। इसमें जिसका कैलकुलेटर है, जो बच्चा फास्ट है, ये वाली कैलकुलेशंस आप अपने कैलकुलेटर में बेटा डालो और जल्दी जल्दी बताओ आर की वैल्यू क्या आ रही है। दो हैं। कौन कौन सी हैं? तो 10 और 22.5। एक आपके पास आर की वैल्यू आपके पास हमारे पास है 10 और दूसरी हमारे पास है हैव लेंथ आर एंड साइज ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल। तो दूसरा एंगल आपके पास ये आर हमारे पास आ चुका है 10 सेंटीमीटर और एक 22.5 और एक 22.5 आपने ये करनी है। तो ये वाली आर की वैल्यू एक ये आ गई। तो होल नंबर में हमारे पास रेडियस ये 10 सेंटीमीटर वाला है, तो ये वाला जो है ना एक्सेप्ट होना चाहता है। लेकिन आप पहले ये बताओ कि थीटा कैसे निकालोगे। आर्क लेंथ हमारे पास कितनी है, इधर थीटा कैसे निकालोगे? मैं जिस तरह कर रहा हूँ मेरा थीटा पहले निकल आया। थीटा कैसे निकाला है और आपने कितना निकाला है? अगर आर आपके पास 10 है, मैंने आर निकाला ही नहीं अभी। अच्छा जल्दी जल्दी निकालो। और और तो दो आर आए, आप कौन सा आर चूज करेंगे? 4.5 क्या 10 थीटा, थीटा की वैल्यू? थीटा की। अगर थीटा की वैल्यू आपके पास 4.5, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल है ना, तो आपने जो है ना थीटा की भी फिर दो वैल्यूज़ आपकी आएंगी। आपने थीटा भी फिर वही वाला सिलेक्ट करना है, ये भी याद रखें। आपके पास थीटा भी होगा और डायग्राम में अगर ये आपके पास जो है ना 4.5 आया है थीटा, तो आपने जो है ना उसके लिए रिफ्लेक्स एंगल के लिए आपको 2 पाई में से आपको ये वाला थीटा माइनस करना पड़ेगा। 2 पाई माइनस जो है ना ये 4.5 मिनाइल ने कहा ये एंगल आया है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करो तो आपके पास जो है ना कितना आएगा, 2 पाई करो तो ये 6 पॉइंट जो है ना आपके पास आ जाएगा समथिंग, ये 3.14 है। तो 6.284 माइनस जो है ना 4.5, तो इसका आंसर निकालो, ये वाला थीटा कितना आएगा 6.284 माइनस 4.5। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस ले लो। हम क्यों माइनस कर रहे हैं? और रिफ्लेक्स एंगल नहीं लेना आपने, उसने रिफ्लेक्स एंगल बोला हुआ है। रिफ्लेक्स एंगल तो आपका जो थीटा आया है, रिफ्लेक्स एंगल तो बेटा जी आपको 60 में से माइनस करना पड़ेगा। 360 में से 2 पाई से आप माइनस करोगे। यहाँ पर तो 4.5 आपका आ गया एंगल, ठीक है। आगे ये आपको काम आएगा ना ये वाला एंगल। थीटा आपका 4.5 आया यहाँ पर। मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल की बात भी कर रहा हूँ। आर आपके पास 10 है, आर की वैल्यू आ गई, थीटा भी आ गया, बस ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास खत्म हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्स में 4.5 ही लिखा हुआ है और दूसरी वैल्यू रिजेक्ट की हुई है बिकॉज वो पाई से छोटी है। हाँ सुनो, अब ये आर की वैल्यू 10 एक्सेप्ट हो गई, थीटा 4.5 आ गया, क्योंकि यहाँ पर उसने रिफ्लेक्स एंगल लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले रिफ्लेक्स एंगल निकाल दिया। अब क्योंकि आगे आपने एरिया भी निकालना है, तो उसके लिए आपको जो एंगल चाहिए होगा वो रिफ्लेक्स एंगल चाहिए होगा, क्योंकि
बगैर रीज़न के तो बेटा जी वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं बता सकता ना। आपको तो रिफ्लेक्स एंगल बताया गया है, ए सी बी थीटा जो है ना वो रिफ्लेक्स है। ए सी बी वाला जो एंगल है इधर देखें, उसने रिफ्लेक्स एंगल प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। तो जो थीटा आपने 4.5 निकाला हुआ है, इसे आपको 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बताओ पहले कितना आंसर है इसका? 6.284 माइनस 4.5। रिफ्लेक्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते आप, रिफ्लेक्स वाले वर्ड को। ये क्या है? सर लेकिन अगर हम इक्वेशंस बना रहे हैं तो डायरेक्ट हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। ये देखो आ चुका है आंसर। मैं क्वेश्चन ख़त्म। आर इज इक्वल टू 10 थीटा आपके पास 4.5 है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आपने एरिया मुझे अब निकालो। चलो इसी थीटा के साथ एरिया निकाल के दिखाओ कैसे एरिया आता है आपका। रिफ्लेक्स एंगल की तो बात ही ख़त्म हो जाएगी उस बंदे की। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो मेरे पास जो है ना ट्राई एंगल ये है। डायग्राम दिखाएंगे जरा। हाँ हाँ, आप डायग्राम को देखो। मिनाहल एहसान बेटा आप भी देखो, बताओ इसमें हमें जो है ना अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बताना है इसका। और एंगल जो इसका ट्रायंगल का एरिया हम उसमें से 2 पाई में से माइनस करेंगे 4.5 और नीचे वाला एंगल निकाल लेंगे। यही चीज़ तो मैं ये क्या कर रहा था, मैं क्योंकि रिफ्लेक्स पे मेरी नज़र पड़ रही थी। आप कर जो रहे थे ना वो मैं अगले पार्ट में जरूरत थी, इस पार्ट में चाहिए हाँ नहीं बस था। वो तो ख़त्म हो गया ना। मैं यहाँ पर ये एक्चुअली रिफ्लेक्स एंगल पढ़ के मैं आपको ये यहाँ पे निकाल के देना चाह रहा था। वैसे इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 6.284 माइनस 4.5, 1.78। हाँ बस ये एंगल 1.78 आपके पास आ गया। तो अब आप पार्ट बी में जाके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना होगा 1/2 AB sin C। 1/AB। ए आपके पास रेडियस 10 है तो 10 टाइम्स 10 लिखोगे, और आपने यहाँ पर साइन सी, और एंगल जो अभी हमने निकाला है वो कितना था? वो था आपने बताया 1.78। तो यहाँ पर साइन 1.78 लगाकर बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, कितना आता है? एटी नाइन 1.56। कितना? 49। 29। 49। अच्छा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। सर मेरा 89 अरे है। रेडियन में नहीं निकालना, किसमें? रेडियन मोड में नहीं निकालना। हाँ तो रेडियन में 2 पाई से ही मैंने माइनस करवाया था आपको। ये देखो तो रेडियन में एरिया 89 है। फिर कह रहे 49 है। मेरा 49 आ रहा है। 49 है हाँ। तो ऐसा मिनाल एहसान भी 49 कह रही है। मेरी रानी 1/2 into 10 into 10 और फिर ओ अच्छा मैंने साइन लिखा ही नहीं। वेरी गुड। अब ये मिनाल शहजाद आपने भी साइन नहीं लिखा। 1.56 है। क्या कह रहे हो? 1.56 है क्या एरिया। है? एरिया 49 है, 48.9 48.9 है। 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 1.78 करो कैलकुलेटर पे। चार बंदे मेरा हाँ बताओ अब ये 48.9 क्या नाम है? अलीना आप बताओ। 48.9 आता है, मैंने इसी वजह से 49 कहा था। तो 49 है। हाँ तो अलीना भी 49 कह रही है, मिनाइल एहसान भी 49 कह रही है, रानी अरियान भी। तो आपको क्या हो गया है? 89 हाँ वाला सर कौन है? वो 49 ही है, मैं डिग्री मोड में कर रही थी। बस वो फिर अब आप कर डिग्री में रहे और हमें कह रही हो कि सर रेडियन में नहीं करना। तो आप इसलिए कहता हूँ देखो जब भी क्वेश्चन करो इसमें आपने रेडियन मोड में, देखिए मैंने पहले लिख दिया है। जो बच्चा रेडियन मोड में अपना कैलकुलेटर कन्वर्ट नहीं करेगा वो फंस जाएगा। इसका आप फौरी तौर पर अपना कैलकुलेटर वापस सही करो। आपने जैसे ही आगे जाना है अगले क्वेश्चन में कैलकुलेटर को वापस डिग्री मोड के अंदर आप लेकर आ जाओ। अब शो दैट द इक्वेशन cos 7 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो इसको हमने लिखना है सिंपल, cos थीटा को एज इट इज़ लिखें बेटा आप। दिस इज़ योर cos थीटा इंटू 7 tan थीटा। tan थीटा रिप्लेस होता है हमेशा sin थीटा ओवर cos थीटा के साथ। माइनस जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा जी 5 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आपने जो है ना इसके नीचे इसका जो है ना ये एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम ले लो। अब आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो है ना cos थीटा है, ब्रैकेट के अंदर जो है ना जी आपने लिख देना है कि जी दिस इज साइन थीटा 7 साइन थीटा माइनस जो है ना, क्योंकि इसका एलसीएम आपने cos थीटा ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1।
तो अब नीचे आपके पास कॉस थीटा है और ये भी कॉस थीटा है, तो ये तो दोनों कॉस थीटा से कैंसल आउट हो रहा है। तो मेरे पास जो है ना ये चीज़ जो बच रही है यहाँ पर जो है ना ये 7 साइन थीटा माइनस जो है ना बेटा जी ये बन जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसने कहा कि पहले साइन स्क्वायर थीटा को आपने लिखना है और फिर आपने जो है ना कॉस को, अब आपको कॉस को रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारे पूरे रिजल्ट में कॉस कहीं पे भी नहीं है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी हमने शो करना है। तो 7 साइन थीटा बेटा आप एज इट इज़ लिखो, -5 को भी एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ, क्योंकि हमने 3 रिप्लेसमेंट को रट्टा मारा हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी रिप्लेस्ड विद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 7 साइन थीटा -5 माइनस माइनस प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज़ 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज कर दो तो आपके पास ये इक्वेशन बन सकती है जी 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा, 5 साइन थीटा प्लस जो है ना आपके पास 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा, तो एज इट इज़ ही है। -5 और 1 का जो डिफरेंस करोगे तो ये आपके पास 1 को भी इधर ले आओ तो -6 आ जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट जो कि हमने निकाल के दिखा दिया। यही चीज़ तो वो कह रहा था। अब इसमें से अगर आप ABC की वैल्यू इंटीजर्स टू बी फाउंड, ये आपको बतानी पड़ेगी। तो अब आप बताओ इस पैटर्न को देखकर जो A की वैल्यू है वो 5 है, B की वैल्यू जो है ना बेटा जी आपकी वो 7 है और C की वैल्यू आपकी -6 है। तो जब उसने बोला है कि ये चीज़ें निकालनी है तो आपको ABC निकाल के तब 3 मार्क्स देगा। ट्रिग्नोमेट्री बेटा उसी पैटर्न पे चलती आ रही है। ऐड टू शुगर आया, कोई पैटर्न का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो आपके पास जो चेंज कर दिया है हैंस और फिर चेंज कर दिया है 2x। अब आपका जो है ना वो रेंज में थोड़ा सा मसला हो जाएगा। अब थीटा जो है ना आपका जो थीटा है वो 2x में कन्वर्ट हो गया है। अब जो ऊपर आपने रिज़ल्ट उठाया है उसको आप एज इट इज़ लिखो, दैट इज़ 5 साइन स्क्वायर, दिस इज़ 5 साइन स्क्वायर 2x लिख दो, क्योंकि थीटा को 2x से रिप्लेस कर दिया एग्जामिनर ने। तो 5 साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे आप, आगे प्लस 7 साइन 2x लिखेंगे बेटा और -6 एंड दैट एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। अब लेट कर लो, आप कहेंगे जी साइन 2x साइन 2x जो है वो y है, तो क्वाड्रेटिक प्लस 7y -6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करे कोई, 3/5 -2। शाबाश। तो y का एक आंसर आपके पास आ गया 3/5 और दूसरा बेटा क्या आया -2। -2। अब वापस अपनी लेट जो किया था ना y को, अब आपके पास जो है ना y जो है ना वो साइन 2x है एंड दैट इज़ इक्वल टू 3/5 है। अब आपने जो है ना इसमें से 2x को पहले जो है ना सब्जेक्ट बनाओ। अब यहाँ पर कहो कि 2x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब साइन इनवर्स 3/5 के आंसर निकालो और लेकिन इस इक्वेशन के लिए इसका अपना ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट भी साथ बताना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब साइन इनवर्स 3/2 के आंसर बताओ क्या निकलते हैं। 3/5 के अल्फा निकालो। इसका पहले ये बताओ इसका क्या निकलता है एंगल रेंज क्या है जी, इस सवाल की रेंज क्या दी है? उसको छोड़ो, पहले मुझे इसकी अल्फा वैल्यू बताओ। रेंज इसकी 0 से 180 तक है। पहले आप ये बताओ, रेंज पे ना पहुंचो, पहले आप इसका अल्फा निकालो। साइन इनवर्स 3/5 क्या है 36.86। ओके। अब ये देखो अल्फा आपका निकल चुका, लेफ्ट साइड को कुछ भी ना कहो, ये आपके पास 36.9 डिग्री आ चुका है। अब सिर्फ ये बताओ कि आपका ये जो 36.9 है ये एंगल, क्योंकि आपका साइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 36.9 हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में भी लिखो, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू बताओ। 180 में से 36.9 माइनस करो, क्या आंसर आएगा
143.1। गुड। अब ये देखो दो आंसर आ चुके हैं। मैं देखो आपको एक डायरेक्ट एडवांस टेक्निक सिखा रहा हूँ। 36.9 डिग्री एज इट इज़, कॉमा, दूसरा खिजर ने बताया जी 143.1 डिग्री। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस इक्वेशन 2x को एक दफ़ा 36.9 के इक्वल करना है, एक दफ़ा 143.1 के इक्वल करना है। यहाँ पर कुछ टीचर जो है ना 2x को फिर फर्दर लेट करवाएंगे, ये समझो a है, कुछ भी नहीं करना, इस चक्कर के अंदर चक्कर में फंस जाओगे। लेफ्ट साइड पे देखो, अगर डबल उसने 2x कर दिया था ना थीटा, कोई मसला नहीं। साइन इनवर्स राइट साइड पे निकाला 36.9, मुझे पता है इनवर्स के साथ जो कुछ मिलता है वो अल्फ़ा होता है। मैं उस अल्फ़ा को उठा के क्वाड्रेंट सिस्टम में ले जाऊंगा और मैं कहूँगा साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसकी रेंज भी 180 तक है, और इसकी रेंज भी 180 तक है। तो मेरे दोनों आंसर जो है ना मिल चुके हैं। दोनों आंसर मेरे पास ये रेंज बदल नहीं होगी? नहीं बदल, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। इसलिए कह रहा हूँ रेंज बस बदलने, ऐसे ही छोड़ देना। सुनो, छोड़ना नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर या तो रेंज बदलवाते हैं टीचर, आपको घुमाएंगे 360 डिग्री के ऊपर। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि अगर उसने, देखो यहाँ पर उसने क्या किया, थीटा को 2x कर दिया। अब टीचर कहते हैं कि रेंज को भी डबल 180 करो। आराम से बेसिक्स में ये सर हम चीज़, 2x करके डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते मेरी आंसर? बात सुनो, ये देखो, ये शुरू में मैं भी बताता हूँ इसको, अब बेसिक्स नहीं, अब फाइनल एग्जाम है। अब एक ही बात देखो, आपने यहाँ पे कर लिया, अब दो इक्वेशन है, अब आपने अलग अलग कर लेना है। 2x को बेटा जी आप 36.9 के एक दफ़ा इक्वल कर दो, और फिर इसी 2x को दूसरे आंसर के इक्वल कर दो। लोग अब यहाँ पर आप 2x को 143.1 के भी इक्वल करो। इधर से x का जो आंसर आएगा वो 36.9 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 18 पॉइंट समथिंग, क्या आएगा, 18.4 डिग्री, 18.45 डिग्री आ गया। और इधर से बेटा निकालो x, 143.1 डिवाइडेड बाई 2। अब 143.1 1.55। बस यही दो आंसर हैं। अब यहाँ पर लिख दो कि x के दो आंसर हैं, 18.4 डिग्री कॉमा 71.6 डिग्री। अब मुझे बताओ बेटा, नहीं तो रेंज में माइनस वाले नहीं करेंगे हम? हाँ, माइनस वाले को नहीं करेंगे? नहीं, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेटर पे आप देखेंगे माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपने नहीं, फिर कैलकुलेटर से उसको वेरीफाई प्लस 2 करके नहीं कर सकते हम? जी, माइनस साइन ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेटर पे तो नहीं डालूंगा, पर -2 को +2 करके नहीं डाल दूंगा। नहीं, आप वो वाली इक्वेशन ही आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, जो दूसरी इक्वेशन -2, क्योंकि साइन कॉज होल नंबर को डील ही नहीं करता, याद रखो। साइन के आगे अगर 1 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए ना तो वो एरर आ जाता है हमेशा, तो ये चीज़ याद रखें, उसमें एरर आएगा। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 18.4 और ये आंसर है बेटा। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी आपने एरर वाली चीज क्या बोली है? कौन सी वाली एरर? अभी आप कुछ कह रहे थे एरर। ये जो है ना y इज इक्वल टू -2 है, इसको अगर आप लिखोगे ना इसकी जगह पे sin 2x इज इक्वल टू -2। अब साइन -2 को डील नहीं करता, ये एरर दे देता है, तो इसलिए ये वाली चीज़ रिजेक्ट करोगे। अगर यहाँ पर देखो ईमान शाहिद, सारे बच्चे ये बात नोट कर लो, जब भी वो रेंज चेंज करवाने का आता है, मैंने आप लोगों को रेंज चेंज करने की नौबत ही नहीं आने दी। 0 से 180 डिग्री उसने बोला हुआ है, और ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपका दिमाग स्कूल में आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, उसने थीटा को 2x लिखा, ओके। सारा कुछ करने के बाद जब हमारे पास आंसर आ गए y का, तो हमने कहा हमने तो y को sin 2x लेट किया था। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस थी। आपने कहना है कि भाई साइन को उधर लेके जाना है ना बेटा, ले जाओ, 2x को यहीं पे रहने दो, साइन इनवर्स ले जाओ। 3/5 का जो आंसर आया वो 36.9 था, और ये अल्फ़ा था। अल्फ़ा को मैं अपने सिस्टम में लेके चला गया। मिनाल एहसन बेटा इस चीज़ को देखना, मैं इसको यहाँ पे बेटा लेके आ गया। दिस इज़ 36.9। पहले क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फ़ा सेम होता है,
फिर जी साइन पॉजिटिव था, दूसरे क्वाड्रेंट में भी ये 36 पॉइंट है, हमने 180 में से इसको माइनस किया तो 143.1 डिग्री आया। अब लगता तो यही है कि ये हमारे आंसर हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि दिस थिंग इज इक्वल टू 2x। तो मैंने फिर इन दोनों आंसर्स को, अगर ये 2x एग्जामिनर ना करता तो ये 36.9 और 143.1 डिग्री मेरे आंसर होते, एक्चुअल आंसर होते। लेकिन अब मेरी क्योंकि इक्वेशन 2x के इक्वल है, तो मैं इन दोनों अपने फाइनल आंसर्स को इन दैट केस कि जब ये 2x नहीं होंगे, मैं इनको 2x के इक्वल करके x का आंसर मेरे पास बेटा जी 18 पॉइंट, वो जो आंसर आया कहाँ पे लिखा था हमने, ये दो आंसर हमारे पास आए थे अभी, हमने लिखे थे ये वाले 18.4 डिग्री एंड 71.6 डिग्री। अब बताओ इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? आपने उसी तरह से जाना है। अगर आपके साइन x निकालते हो ना, साइन x इज इक्वल टू, सपोज अगर होता 3/5, आप x साइन को उधर ले जाते, साइन इनवर्स निकालते, पहला आंसर अल्फा आता, ग्रिड पे प्लॉट करते, थीटा निकालते, दैट्स इट। लेकिन अगर साइन को उधर ले जाते वक्त गौर से देखना, कहीं साइन 2x तो नहीं है, कहीं cos 2x तो नहीं है, tan 2x 3x कुछ भी हो सकता है। तो आपने उस 2x 3x को लेफ्ट पे ही रहने देना है, राइट पे जो अल्फा के आंसर हैं उसे उठा के ग्रिड पे ले जाओ, वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड सेकंड में घूमने के बाद जिसको जिससे माइनस करना है प्लस करना है, करने के बाद वापस वो आपके असल आंसर हैं होते, अगर 2x का चक्कर ना होता। अगर 2x है तो उन तमाम आंसर्स को वापस ले आओ, इस 2x के ईगे जितने आंसर हैं, अगर दो आंसर हैं 2x के सामने 2x इज इक्वल टू फर्स्ट आंसर, फिर x इज इक्वल टू फर्स्ट आंसर डिवाइडेड बाय 2, इस तरह फिर तीन आंसर होते तो 2x इज इक्वल टू फर्स्ट आंसर, 2x इज इक्वल टू सेकेंड आंसर, 2x इज इक्वल टू थर्ड आंसर, कुछ भी होगा यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, कभी भी बेटा जी गलती नहीं होगी। दिस इज ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें टीचर्स मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डबल लेट करवाते हैं। एक तो थीटा एग्जामिनर ने लेट कर दिया, फिर वो 2x वाली साइड पे फिर वापस सब्सटीट्यूशन है, वो तो मेरा अपना दिमाग ख़राब हो जाता है। बेटा जी आपने ये वाला पंगा नहीं करना, अगर ये नहीं करोगे तो इंशाल्लाह आपकी गलती भी नहीं होगी। इसमें आप किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। खिजर रानिया, आज नहीं बेटा पूछ सकते हो, आज की डेट में कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, बाद में टाइम नहीं होगा, तो इसलिए बाद में जो है ना, आपने अभी किसी भी बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो अपना जो है ना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, ताकि जो है ना आगे उसे मसला ना हो। तो हम क्वेश्चन नंबर बेटा जी 5 पे आ गए। आप देखें डिटेल में एक एक क्वेश्चन पे मैं इतनी डिटेल लगा रहा हूँ बेटा, डबल क्लास लेकर आप कल, बेशक मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, या अपलोड भी कर दूँगा, कल वाली जो क्लास जिसने मिस की थी वो भी अपलोड हो गई है। तो आप इन्हीं को देखकर हर क्वेश्चन को इस तरह से देखना है कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिएगा तो इंशाल्लाह जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो स्टेशनरी पॉइंट के डेरिवेटिव निकालना है। बच्चों ने कहा कि सर 13 वेरिएंट बहुत मुश्किल आया हुआ है, हमारा क्या होगा? अब मुझे बताओ क्या मुश्किल है 13 वेरिएंट में? स्टेशनरी वेव में हमने बचपन से सीखा हुआ है कि स्टेशनरी वेव में आप डेरिवेटिव निकालो और उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दो। हर वेरिएंट में तो यही बात है कि डेरिवेटिव जो होता है स्टेशनरी पॉइंट का वो ज़ीरो होता है। अब आप पहले उसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव इसका बेटा क्या निकलेगा जी 4x निकलेगा, और फिर 2x को आपको ऊपर लेके जाना था तो इसको यहाँ पर 1/2 x की पावर जो है ना ये -1, 3 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर सेंटर वाले का बस डेरिवेटिव आपका रह गया, तो 4x और ये आपके पास माइनस माइनस जो है ना बेटा जी प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस और x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो आप फाइनल इसको लेकर आ जाओ 4x, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2x का स्क्वायर। क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट है तो यहाँ पर साइड पे एग्जामिनर को बता भी देना है कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट, कि जब स्टेशनरी पॉइंट होता है डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है। बस यही चीज़ तो वो देखना चाहता था आपसे। आप 4x को यहीं पे रहने दो, अगर आप 4x को यहीं पे रहने दो, 1/2x स्क्वायर को आप साइड पे ले जाओ। अब आप x को इधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो बेटा जी यहाँ पर ले जाओ, 4 × 2 आपके पास जो है ना ये 8 हो जाएगा। 8x की पावर 3 इज इक्वल टू -1
एंड एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -1/8। तो अब आप जो है ना क्यूब रूट लोगे तो x इज़ इक्वल टू -1/2। ये आ गया। y का कोऑर्डिनेट निकालो बेटा जी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो -1/2। तो x की जगह पे -1/2 पुट कर दें और ये फाइनल आंसर इसका निकालो। तो y का आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, x की जगह पे -1/2 और उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/1/4। 2 1 ज़ा 2 और फिर जो है ना ये 1/2 × 2 कैलकुलेटर से करो तो आपका तकरीबन ये 9/2 आ जाता है। तो आपके जो स्टेशनरी कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1/2 और 9/2 है। तो ये 3 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गए। डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर स्टेशनरी पॉइंट एग्जामिनर बोलेगा, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो करना है। अगर कभी कभी वो डेरिवेटिव दे देता है तो फिर स्टेशनरी पॉइंट पूछता है, फिर वो इक्वेशन ऑफ कर्व भी पूछता है। पार्ट बी में बेटा उसने कहा है नेचर बताओ। नेचर के लिए क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लो बेटा अपने डेरिवेटिव का। तो दैट इज़ योर d2y ओवर dx का स्क्वायर। अब आपके पास जो है ना डेरिवेटिव, आपने उस डेरिवेटिव का ही डेरिवेटिव लेना है। तो 4x है तो 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा और आपके पास जो है ना 1/2 प्लस हमारे पास 1/2 x की पावर -2 और उसमें जो है ना 1 मज़ीद कम करोगे तो आपके पास जो है ना ये डबल डेरिवेटिव जो आ जाएगा 4 और आपके पास x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और इसको वापस ले जाओ तो x की वैल्यू 4 - 1/x बाय, सॉरी इसको पूरे का पूरा नीचे जाएगा। ये लोग यहाँ पे आप कर देंगे 1/x³। तो ये डबल डेरिवेटिव है। आपके पास x की वैल्यू क्या थी बेटा, -1/2 ऊपर निकली हुई है, वो इसमें पुट कर दो। अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम पॉइंट, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपकी मिनिमम नेचर होगी। तो अब आप यहाँ पर जो है ना अगर 4 1 ओवर जो है ना -1/2 का क्यूब माइनस में ही आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 12 और 12 जो है ना आपका ग्रेटर दैन 0 है। और जो चीज़ ग्रेटर दैन 0 हो मतलब वो पॉजिटिव है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो मिनिमम नेचर है। तो दिस इज़ योर मिनिमम नेचर। तो द स्टेशनरी पॉइंट की नेचर मिनिमम है, आपने डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पर अलीना फ़रूक क्लियर? जी सर ये 2 कहाँ पे गया है? कौन से वाला बेटा 2? ये जो 1/2 था। तो 1/2 नीचे आएगा ना आपके पास, ये 2 नीचे आएगा तो ये तो कट जाएगा। डेरिवेटिव में पावर नीचे आती है ना, ठीक है। तो उसके साथ वो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें। आपने बताना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेचर मिनिमम थी। जी नेचर मिनिमम है ना? नेचर मिनिमम है, यस नेचर मिनिमम निकली है क्योंकि इसका आंसर 12 निकला था। 12 ग्रेटर दैन 0 होता है बेटा, और जो चीज़ ग्रेटर दैन 0 होती है उसका नेचर मिनिमम होता है, और जो लेस दैन होता है जिसका डबल डेरिवेटिव वो मैक्सिमम नेचर आपके पास होती है। तो फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x डिटरमिन वेदर द कर्व शोज अ फंक्शन दैट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो रिमेंबर दिस, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बार बार बता रहा हूँ को जो आपका डेरिवेटिव होता है dy/dx मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, वो आपके पास जो है ना ग्रेटर होगा। अगर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू सारी की सारी ग्रेटर दैन 0 हैं। अब स्टार्ट के अंदर भी कुछ निशानियाँ वो बता देता होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, हमने निकाल दी क्योंकि नेगेटिव का उसने मेंशन ही कोई नहीं किया। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x यस लिखा हुआ है फॉर पॉजिटिव, ये क्योंकि आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि आपका डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है। तो उसको बोल दो कि फॉर x इज़ ग्रेटर दैन 0, x इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट करो, 2 पुट करो, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो दैट्स इट। तो यहाँ पर आप लिख दोगे फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। तो आप उसको बता सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और कैसे चेक करते हैं? क्या दोबारा बता सकते हैं कैसे चेक करते हैं? देखो ये डी पहले डेरिवेटिव लिखा करो। आपने एक्यूरेट अगर एग्जामिनर को कन्विंस करना है तो अपना डेरिवेटिव लिख लिया करो। 4x + 1/2x का स्क्वायर ये डेरिवेटिव है।
अब उसने कहा है कि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है 1 ले सकते हो। अब 4 के आगे 1 पुट करो तो 4 आएगा, प्लस ये 1 और ये 2 1s are 2। तो भाई इसका एलसीएम लो, जो भी इसका आंसर आएगा, तो अगर इसका एलसीएम 2 लो तो 4 2s are 8 + 1 9/2 4.5, तो वो भी पॉजिटिव है। एक वैल्यू बेशक एग्जामिनर को दिखाने के लिए पुट करके बता देना है और फिर लिखना है कि भाई डेरिवेटिव, ग्रेटर देन जीरो किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स, सी पार्ट के स्टार्ट में। अच्छा ठीक। जब x की वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x विच आर ग्रेटर दैन, फॉर ऑल यहाँ पर लिखना है, ये मुफ्त के 2-3 नंबर होते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x विच आर ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है उसमें 1-2 वैल्यूज़ बेशक पुट कर देना और फिर लिखना कि डेरिवेटिव का आंसर तो भाई हर हाल में पॉजिटिव आ रहा है। अगर डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा हो तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑलवेज, और अगर कभी नेगेटिव आंसर आ रहा हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। और जब आपका डेरिवेटिव वैल्यू पुट करने से ज़ीरो हो जाए तो वो नीदर पे चला जाएगा। तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव बेटा जी आपका हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग, नहीं तो इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया बेटा जी। अ कर्व पासेस थ्रू दिस, इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी है। अलीना पॉइंट्स बताओ, इक्वेशन ऑफ कर्व के 4 नंबर। इंटीग्रेशन करें। शाबाश। तो डेरिवेटिव देखो, डिफरेंशिएटेड इक्वेशन गिवन है, इसकी इंटीग्रेशन करो तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन। याद रखें इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ की डिनोमिनेटर में नहीं होती, वो हमेशा आपकी न्यूमिनेटर में लेके जानी पड़ती है। तो -2 हो गया और साथ जो है ना dx लगा दो। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन और आगे c लगाना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, -20 इंटू 5x - 3, -2 में +1 करो तो -1 आएगा, ओवर ब्रैकेट का डेरिवेटिव 5 और न्यू पावर भी नीचे आ जाएगी और प्लस जो है ना c भी लग जाएगा आपके पास। तो ये मैंने पावर रूल इस पर अप्लाई कर दिया। तो बेटा जी अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 5 की, और ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 5 और 20 कट जाएगा, तो 4 ओवर ब्रैकेट आपके पास बेटा जी वो नीचे आ जाएगी। तो दैट इज़ 5x - 3 प्लस c। तो y इज़ इक्वल टू इक्वेशन विद c। अब ये वाला पॉइंट उठा के c की वैल्यू फाइंड करो और इसी वैल्यू में पुट कर दो, यू आर डन। क्लास यही होने वाली है। तो मैं अभी लिंक सेंड कर देता हूँ आपको, इजी होके पढ़ो, कोई इशू नहीं है। तो ये पेपर लाजमी 2024 का है बेटा जी, वापस आना है। जिसको एक अपने रिजल्ट से है सरोकार तो वापस आओगे, नींद एक दिन में कुछ नहीं होता। तो दोबारा लिंक मैं भेजने वाला हूँ, तो ये लाजमी पेपर आपने अटेंड करना है। तो यहाँ पर जो है ना, ये कितने मिनट्स रह गए हैं, क्लास में एंड हो गई। तो जी बेटा जी, तो यहाँ पर हमने सी निकालना है। तो सी निकालने के बाद हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी। तो आपके पास ये दोनों, इसकी नहीं हो रही। हाँ स्क्रीन, एक मिनट। तो
जी अब जो है ना बेटा जी इसमें से आपने सी निकालना है। वाई की जगह पे -3 पुट कर देंगे आप। वाई की जगह पे -3 पुट करें और x की जगह पे आपने 4/5 पुट करना है। तो दिस इज़ 4 और इंटू 5 और इसकी जगह पे आपने बेटा जी 4/5 पुट करना है। -3 प्लस c, इधर से आपने बेटा जी c की वैल्यू निकाल लेनी है। 5 से 5 कट जाएगा। c की वैल्यू निकालो खिजर, क्या आती है जब तक मैं ऐड कर दूँ। 4 - 3 आपके पास जो है 1 आएगा। -12। c की वैल्यू आप कह रहे हैं कि जी -12 आई है, तो c इज़ योर -12। -7 है। सर मेरी भी -7 है। तो c की वैल्यू -7 है। मिस्टर खिजर आप क्या कह रहे हो? नहीं मुझे पता है, कैलकुलेटर पे किया है। तो c की वैल्यू -7 है, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ कर्व, दैट वुड बी 4/5x - 3 - 7। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर द इक्वेशन ऑफ द कर्व। वी आर डन। अब देखो आगे ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। द कर्व इज ट्रांसफॉर्म बाय अ स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विद स्केल फैक्टर 1/2। अब स्केल फैक्टर 1/2 किया है, तो जब भी स्केल फैक्टर 1/2 हो तो असल वाला स्केल फैक्टर 2 होता है। याद रखो, जब भी स्केल फैक्टर आपका 1/2, 1/4, 1/3 होगा तो असल में वो स्ट्रेच फैक्टर 2 होगा इन द x डायरेक्शन। तो आप अपना क्वेश्चन वापस लिखो। जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ 4 ओवर जो है ना 5x - 3 है। तो अब आपका जो स्केल फैक्टर है वो तो 2 बन चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अपने फंक्शन के अंदर जिधर x है उस x की जगह पे आपने 2x लिख देना है और माइनस जो है ना 3 कर देना। बाकी फंक्शन वैसे एज इट इज़ लिख दो। इसको सिंप्लीफाई करो। फाइंड द इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ द न्यू कर्व विद ट्रांसफॉर्मेशन। देखें हमारे पास दो काम हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दो किस्म की हो रही है। द कर्व इज ट्रांसफॉर्म बाय अ स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विद स्केल फैक्टर 1/2 का मतलब है कि आपका जो है ना असल वाला स्केल फैक्टर 2 है, तो यहाँ पर आप 2 कर दोगे तो आपके पास बेटा जी ये आ जाएगा 4/5 टाइम्स 2 जो है ना बेटा जी ये आ जाएगा 10x। ये आपके पास आ गया बेटा जी 10x। तो यहाँ पर आप लिख दो 10x और -3 और -7। तो दिस इज़ आपकी फर्स्ट इमेज बन चुकी है। पहला जो इक्वेशन है वो बन चुकी है। अभी बाद में फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन, बाद में ट्रांसलेशन भी हो रही है 2, 10 की। अब आपने वापस जो है ना ये वाली अपनी इक्वेशन लिखनी है कि भाई इसमें 2, 10 वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। 2 का मतलब है कि वो जा रहा है लेफ़्ट पे। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको देखो। इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर जो है ना 2 लेफ़्ट पे जाएगा तो वो x - 2 होगा और फिर फंक्शन के अंदर 10 आपने एक्चुअली ऐड करना है। दिस इज़ द थिंग जो कि दूसरे वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। 2, 10 का मतलब ये है कि आप x जो है वो +2 का मतलब है कि वो अंदर फंक्शन में माइनस होता है। और हानिया बेटा देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में आप कह रहे थे मुश्किल लग रही है, तो आपका जो वेक्टर गिवन होगा उसकी पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो ये ट्रांसलेशन हुई है। तो x एक्सिस में पॉजिटिव का मतलब है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर नेगेटिव, और y में पॉजिटिव का मतलब है कि फंक्शन विल बी अपलिफ्टेड, फंक्शन ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा। अब हम अपना फंक्शन दोबारा लिखेंगे, y = 4। अब ये 10 है तो 10 को एज इट इज़ x की जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे पूरी की पूरी, और वो आपके पास x - 2 है और ये -3 है और ये माइनस आपके पास 7 और साथ उसके +10 भी करना है आपने। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी y = 4/10 से ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 10x होगा।
10 टाइम्स 2 20, 20 में -3 ऐड करोगे तो ये -23 हो जाएगा। 10 में से 7 उड़ा दोगे तो ये +3 बच जाएगा। तो दिस इज़ न्यू ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आपका, ये जो नया ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी इक्वेशन ऑफ कर्व। अब इक्वेशन ऑफ कर्व इस तरीके से भी निकाली जाती है। देखें, पहले हमने अपने ओरिजिनल मेथड से इक्वेशन ऑफ कर्व निकाली जो कि y इज़ इक्वल टू 4/5x - 3 - 7 थी। फिर हमने उसमें c की वैल्यू पुट करके ये वाला हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व 4 मार्क की स्टार्ट में मिल गई। फिर उसने उसी इक्वेशन के ऊपर जो हमारा कर्व था, जिसकी इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास है, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। स्ट्रेच इन द x डायरेक्शन विद 1/2। जहाँ पर भी 1/2 देखो, 1/3 देखो, असल स्ट्रेच फैक्टर उसका उल्टा होगा। 1/2 का 2 होगा, 1/3 का 3 होएगा, एंड सो ऑन। तो पहले मैंने उसके ऊपर ये 1/2 वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और फिर ट्रांसलेशन अप्लाई की। तो हमारे पास पहला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू कर्व। तो न्यू कर्व की जो फाइनल इक्वेशन है बेटा जी, वो ये हमने निकाल के दे सर दी। आपने +10 क्यों किया है? जी बेटा, +10 क्यों किया है? तो बेटा +10 ये y एक्सिस में जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है 2, 10 है ना, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस में वो 2 ट्रैवल कर रहा है और y एक्सिस में वो 10 यूनिट ट्रैवल कर रहा है। ये ऊपर वाला क्या कहते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर होता है और दूसरा वाला बाहर होता है, जी, नीचे वाला। जो x एक्सिस की जो ट्रांसलेशन होती है वो समझो या तो राइट पे होती है बेटा या लेफ्ट पे होती है। और जो y, ये देखो वेक्टर दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर की ऊपर वाली वैल्यू x की होती है, नीचे वाली वैल्यू y की होती है। तो इसका मतलब है अगर ये +2 है तो इसका मतलब है ये लेफ्ट पे जा रहा है। तो आपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव लिखना है, उल्टा लिखना है। अगर वेक्टर में -2 लिखा होता तो आप फंक्शन के अंदर +2 लिखते, और 10 पॉजिटिव है तो उसे बाहर वाले को पॉजिटिव ही लिखना है आपने। तो यहाँ से हमारे पास पहली हमने स्केल फैक्टर वाला जो आपका 1/2 वाला था वो x डायरेक्शन में स्ट्रेच फैक्टर था, तो 1/2 से हमने 2 किया, 2x से क्वेश्चन की इक्वेशन बनाई, और फिर इस इक्वेशन के ऊपर दूसरी फॉलोड बाई, रुके नहीं, he said the curve is transformed by a stretch in the x direction with scale factor 1/2 followed by a translation of 2/10। तो 2/10 की हमने निकाल दी और यहाँ पर डन। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है तो पूछो। हानिया बेटा आपको समझ आई? जी सर। ये आपने इन चीज़ों का बस बेटा ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन तो वही 8 पॉइंट्स हैं। फंक्शन के बाहर अगर कोई चीज़ ऐड हो तो ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो तो नीचे जाएगा, फंक्शन के अंदर कुछ प्लस हो तो लेफ़्ट पे जाएगा, माइनस हो तो राइट पे जाएगा। फंक्शन के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई नेगेटिव मल्टीप्लाई करे तो x में रिफ्लेक्शन, अंदर नेगेटिव मल्टीप्लाई करे तो y में रिफ्लेक्शन। फंक्शन के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई करे तो स्ट्रेच पैरेलल टू y एक्सिस विद सेम स्केल फैक्टर, और अगर फंक्शन के अंदर 2x हो तो वो 1/2x हो जाएगा और वो x डायरेक्शन के अंदर आपकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर वो करके देता है, when you see 1/2 scale factor it mean कि this is 2x, when you see 1/3 it mean it has the function has already been transformed। आप उल्टा लिख दो तो आपको स्केल फैक्टर मिल जाएगा। अब आपका बेटा जी अगर इस सवाल में वो कहता है y एक्सिस में कर रहा है तो उसके लिए क्या बनता? वो x के अंदर माइनस लगाते, जो फंक्शन है ना उसके साथ माइनस का साइन आपको कर, क्या बोला है, y एक्सिस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन y एक्सिस में, हाँ जी, तो y में रिफ्लेक्शन होती है तो फंक्शन के अंदर माइनस, देखो ये फंक्शन है, इसके अंदर अगर माइनस लगाओगे तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इस फंक्शन के बाहर नेगेटिव लगाओगे तो बेटा x, उसने कहा है ना स्ट्रेच इन x डायरेक्शन ऑफ द मतलब स्केल फैक्टर 1/2 है। इसमें अगर y डायरेक्शन में लिखा हो वो फंक्शन के बाहर लिखते फिर आप 2, फिर x -2 ना होता, फिर 2f(x) बाहर लगाना पड़ता हमें, क्योंकि तो फिर वो इस सारे के साथ 2 मल्टीप्लाई करता। हाँ जी, ये देखो इस सवाल के हिसाब से बता दें। देखो अगर इसके बाहर लिखता वो तो फिर आपका ये जैसे मैंने x के अंदर -2 लिखा है ना, तो फिर इस फंक्शन के बाहर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, क्योंकि वो तो आपका स्ट्रेच फैक्टर पैरेलल टू y एक्सिस हो जाना था ना। जब आपका स्ट्रेच फैक्टर पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो फिर आपने लिखना होता है स्केल फैक्टर एज इट इज। स्केल फैक्टर रिमेन्स द सेम व्हेन स्ट्रेच इज पैरेलल टू y एक्सिस।
लेकिन जब आपका वो एक्स एक्सिस में बोले तो वो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। 1/2 का मतलब है 2x की हो गई है। तो देखें मैंने फंक्शन के अंदर जिधर x था 5 के आगे x था, तो मैंने 5 के आगे x में 2/x 2x लिख दिया। पहली ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा पढ़ा, 1/2 के आगे उसने लिखा हुआ है फॉलोड बाय द ट्रांसलेशन ऑफ 2, 10। 2 का मतलब है एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव है तो फंक्शन में नेगेटिव लिखो, 10 पॉजिटिव है तो +10 लिखो, इसका मतलब है फंक्शन ऊपर जाएगा एंड यू विल बी डन। कोई मसला ही नहीं होना, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जानी है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई मसला रानिया? नहीं सर। ओके, अब इसको एब्जॉर्व करो। तमाम फार्मूलाज चैप्टर आपको याद होना चाहिए। अब ये APGP वाला फार्मूला है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 1.5। तो पहले आप डाटा लिख दो कि A इज़ 1.5। सर सम टू 10 टर्म्स इज़ 127। 10 टर्म का जो सम है वो 127.5 है बेटा। अब आपने क्या निकालना है? सम टू n भी बता दिया, कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है। तो सम का फार्मूला लगाओ बेटा। सम का फार्मूला तो आपके पास होता है, क्या होता है याद होगा, नहीं तो डाटा बुकलेट से देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के APGP के सारे फार्मूलाज आपको डाटा बुकलेट में मिल जाएंगे। इधर कभी भी रिस्क नहीं लेना, अगर श्योर हो कि आपको याद है तो लिख दो, नहीं तो डाटा बुकलेट से बेटा कंफर्म कर लीजिएगा। ये वाला फार्मूला सम का लगता है। तो सम टू n 10 टर्म्स का सम तो गिवन है बेटा, वो 127.5 है, इज इक्वल टू n तो आपका 10 है, तो 10/2 इंटू 2 इंटू a तो आपका 1.5 है, प्लस n आपका 10 - 1 तो 9d। तो ये आपके पास आ गया। अब 2 1s are 2, 2 5s are, इसको सॉल्व करो खिजर, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताओ क्या है। कोई और भी सॉल्व कर ले। 127.5 इक्वल्स 10/2 इंटू 2 इंटू 1.5 प्लस 9d सॉरी। तो यहाँ से d को सब्जेक्ट बनाओ। मिनाइल एहसन आप बेटा निकाल लो। 2.5 सर। ओके बेटा, 2.5 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो दिस इज़ 2.5 कॉमन डिफरेंस। अब आप नीचे आ जाएं। 5 मार्क का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP आ चुका है, जिनकी आपकी जो है ना वैल्यूज़ आर बिटवीन 25 एंड 100। तो अगर 25 और 100 के दरमियान में है तो यहाँ पर सिंपली से कि भाई हम कहते हैं कि जी हमारे पास वैल्यू अगर है TN लेस दैन 25, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जी TN ग्रेटर दैन 100। दो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इस लेस और फिर 100 एक नंबर अगर मैं बड़ा लूँगा तो एक नंबर मैं छोटा लूँगा, इनइक्वालिटी बना लूँगा। फिर इसके बाद हमें जो है ना सम का आइडिया कुछ होगा। फाइंड द सम of all the terms of AP whose values are between 25 and 60। तो अब सबसे पहले nth टर्म का फार्मूला बेटा क्या होता है? nth टर्म का फार्मूला तो आपका होता है a प्लस n - 1 इंटू डी विच इज़ लेस दैन 25। दो इक्वेशंस बनाएंगे, a की वैल्यू 1.5 है बेटा, n का हमें पता कोई नहीं है, यहाँ पर हम n को वेरीफाई करेंगे। n का हमें पता कोई नहीं है, कॉमन डिफरेंस वही 2.5 लेस दैन 25। तो इधर से n की वैल्यू 2.5 को उधर जाकर जो है ना उससे डिवाइड करो, और यहाँ से सर आपने ऑपोजिट नहीं लिख दिया, ग्रेटर देन 25 और लेस देन 100 नहीं होना चाहिए? क्यों भाई? मैं इधर से इसका ग्रेटर 101 वाला नंबर देखना चाह रहा हूँ, और इधर से इसके कम वाला मैं इंटरवल लूँगा। मैं सर लेकिन बिटवीन नहीं कह रहा। जी बिटवीन ही कह रहा है, कि वो कह रहा है कि देखो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। तो मैंने इस वैल्यू की लोअर बाउंड ले ली 25, मतलब इससे पिछला 24.5, और 100 का मैं अगला नंबर देख रहा हूँ। तो इसी तरह से करना है आपने। जब आपके पास बिटवीन वाली बात आ जाए तो आपने जो पहली वैल्यू होगी उससे कम, पहले आप इसका निकालें ना d कॉमन, इसका पहले वो निकालें, सॉरी n निकालें। क्या आंसर आता है इधर से?
पहले इधर से बताएं n का आंसर क्या आता है और वो लेस देन के साथ कोई ना कोई आंसर होगा, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। खिज़र आप ये वाली कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर। n की वैल्यू इधर से क्या आती है और इधर भी लिख लो, दूसरी इक्वेशन भी लिख देता हूँ आपको। ये फिर वो उसी तरह से होगा, इसका a प्लस एन माइनस वन, इसका भी कॉमन डिफरेंस 1 प्लस 5 होएगा और ये n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 2.5 एंड दिस इज़ ग्रेटर दैन 100। तो यहाँ से बताओ कि जो आपके पास n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ग्रेटर दैन व्हाट नंबर। अलीना आप सॉल्व कर लो, ईमान शायद आप कर लो ये वाला। इधर सर से 100 वाले जो 40.4 है 40.4 है, यहाँ पर देखें 40.4, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। मतलब ये वाली जो टर्म है ये आपके पास यू कैन से कि 40.4 का मतलब है 40 से जो अगर 40 वाली जो टर्म है 40.4 चली गई तो हमने कह दिया कि n इज़ ग्रेटर दैन 40.4 हो गया। अगर मैं 41 वाली वैल्यू लेता हूँ तो 40 वाली वैल्यू क्या होगी, एक नंबर पिछली 100 से आगे, और पिछले आप गौर से देखो। इधर का भी बताओ पहले आंसर, इधर इसका क्या आता है 10.4 10.4 लेस देन। तो देखो ये 10.4 है तो n 10.4 से जो पिछला नंबर है वो आपके पास n10 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना ये 40.4 है तो इसको अब हम 41 तो नहीं कर सकते, तो अब आप कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास यहाँ पर n है वो ग्रेटर देन 40.4 है, तो इसको आप 41 ले लो कि n जो है ना हमारे पास 41 आ गया है। या फिर आप इसको एक नंबर कम करो तो आप कहें कि टर्म हमारी जो है ना 40 पे चले जाओगे तो एक नंबर 100 से भी कम कर लो तो वो 9 से भी कम हो जाएगा। तो सिंपली यू कैन से कि अगर मैं 40 वाली टर्म लूँ तो वो मेरे पास 99 है। तो अब आपके पास एक टर्म 40 वाली है और एक टर्म आपके पास जो है ना बेटा जी 10 वाली है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर इसलिए वो दे रहा है। तो इसको आसान तरीका जो सिखा रहा हूँ इसी को पकड़ लो कि जब भी इन बिटवीन वो बोलेगा आपने इन बिटवीन के अंदर, जैसे ये 25 है, इसको लेस दैन की इनइक्वालिटी बनाना है, 100 को ग्रेटर दैन की इनइक्वालिटी आपने बना देना है। अब आपके पास एक फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। देखो एक फार्मूला होता है a प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है, और उससे पहले जो है ना आपके पास n/2 होता है, तो वो सम आपके पास बन जाता है। लेट्स सी मेरे ये भी पास लिखा होगा फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला दिया होता है। ये फार्मूला मेरे ख्याल में दिया होता है, आप इसको नहीं तो आप याद कर लो, क्योंकि अब हमारे पास फर्स्ट टर्म की ही कहानी है। लेट्स सी मैं कहता हूँ इंटरवल निकालना है सम ऑफ 40 वाली टर्म का सम ऑफ 10 वाली टर्म से। अब जो है ना फार्मूला है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेरे पास, तो n मैं अगर 40 को लेता हूँ पहले, तो 41 नहीं था लेस देन के लिए उधर से 99 कर दिया मैंने। जो टर्म है वो आपके पास 40 वाली वो 40.4 था, तो 40.4 में से अगर मैं उसको 40 नीचे लाऊं तो 100 से एक नंबर कम करके आपने उसको 99 तो ये कर उस साइड पे 11 नहीं हो जाएगा, क्या 10 11 नहीं हो जाएगा। 10 तो लेस देन है, 10 n लेस देन 10.4 है, वो तो कॉमन सेंस है कि लेस देन 10.4 को मैं 10 लिख सकता हूँ, और n जो ग्रेटर देन 40.4 है, कि अब पॉइंट के आगे 5 तो नहीं था, मैं राउंड ऑफ करके इसको 41 कर दूँ तो मैंने 40.4 ग्रेटर नंबर है, हाँ बिल्कुल 40.4 का अगला नंबर तो 41 ही हुआ, तो हमारा n इधर कॉमन सेंस कहती, कॉमन सेंस क्या, ये वाली ग्रेटर साइन ही हमें बोल रहा है कि भाई अगर आपके n की वैल्यू 40.4 से बड़ी आ रही है यू कैन टेक 41। अगर आप n 41 लेंगे 100 में से 41 निकालोगे तो बाकी तो आपके समझो ना 99, एक टर्म तो आपकी पीछे चली गई, तो हमने कम कर दी। तो ये जो सीक्वेंस चलता जा रहा है, इस सीक्वेंस की जो आखिरी टर्म है, बस इतना याद रखो, इस टर्म की जो पहली टर्म है वो 1.5 है,
और एंड चलते 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 आखिरी टर्म वो 100 बोल रहा है ना, तो एक नंबर कम करें क्योंकि इधर 1.5 डेसिमल में था, तो हमारी आखिरी टर्म 99 हम ले सकते हैं, क्योंकि एक टर्म का इशू था। फर्स्ट टर्म कोई प्रॉपर सीक्वेंस थोड़ी है 2 4 6 के हम उस पर फार्मूला लगाएं, तो ये 1.5 का चक्कर था। इंटरवल का क्वेश्चन जब भी आएगा आप इसी मेथड को फॉलो करोगे। तो अब आप सर अगर हम 25th टर्म को अपनी फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लें, उसने फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है बेटा, फर्स्ट टर्म तो लेकिन अगर सीक्वेंस। हम 25th की निकाल के उसे फर्स्ट कंसिडर कर लें और हंड्रेड्स वाली को लास्ट कंसिडर कर लें, तो फिर उसको 2 से डिवाइड करके 5 नंबर थोड़ी देगा। 2 स्टेप में आप क्वेश्चन को ख़त्म करना चाह रहे हो। सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिधर ये बेटा पिछला टर्म है और वो 1.5 से स्टार्ट होएगा, तो इधर इसको देखेंगे और उसके बाद फिर ये 40/2। अब फर्स्ट टर्म आपके पास बेटा कितनी है, फर्स्ट टर्म 1.5 है, लास्ट टर्म 99 हमने ले ली। अब आपके पास जो है ना दूसरी देखो n/2 होगा, n आपका तो आप n को 40 को ले रहे हैं, हाँ n को 40 को ले रहे हैं। 40th टर्म ही 99 होगी ना हमारे पास। देखिए n की अच्छा। वैल्यू 41 है, n की वैल्यू 41 है, मैं एक नंबर पिछली वैल्यू लूंगा तभी तो मैं 99 टर्म ले सकता हूँ ना। 41 वाली टर्म तो समझे 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने पहले n 41 लिया, अब उस 41 को देखो टर्म नंबर 40 बनाया, तो ये 99 लास्ट हो गई। अब अगली चीज़ देखो, इधर से आप समझ आएगा। अब यहाँ पर बताओ n वाले सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कितनी है, सर फर्स्ट टर्म तो सेम है। अब इसकी लास्ट टर्म कितनी है, एक नंबर मैंने 24 करना है। अब मैं 25 नहीं लूँगा, मैं एक स्टेप पीछे मूव कर गया हूँ। तो देखो इधर 25 भी मैंने नहीं लिखा, मैं जब 25 का पिछला नंबर 24 लिखूंगा तो उधर जो है ना उसका इधर पीछे चला तो उधर भी मेरा 99 हो जाएगा। तो 24 और 99 के हिसाब से इंटरवल का सम आपको तब मिल सकता है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास बेटा जी 20 आएगा। 1.5 प्लस 99, ये 100.5 इंटू 20 करो बेटा जी, कितना आता है, सारी कैलकुलेशन करके दो मिनाहल। इसको आप 100 क्यों नहीं ले रहे? किसको, इंटरवल नहीं बनेगा ना भाई, मैंने उसकी इनइक्वालिटी बनाई है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज बिटवीन वाले चक्कर में हमारी फर्स्ट टर्म भी 1.5 है, तो जब भी इंटरवल आए आपने इसी तरह एक वैल्यू कम लेनी है, इधर से पीछे करनी है, और एक वैल्यू उधर से पीछे कर देनी है। लेकिन पहले n निकाल के इसी को फॉलो करोगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन अरिथमेटिक का जो मुश्किल वाला आता है ये सॉल्व कर लोगे और कभी गलती नहीं होगी। अगर अपनी कुछ साइंस लड़ानी है तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मुझे आंसर बता दें, इसका क्या आंसर है। ये वर्किंग के मार्क्स कितने मिल जाते हैं? वर्किंग के मार्क्स जो है ना वो फिर M1 C1 तक जाते हैं, A1 के मार्क्स फिर कट जाते हैं। वर्किंग में C1 वर्किंग के मार्क्स होते हैं, मिल जाते हैं। A1 के मार्क्स आंसर वाले मार्क्स फिर कट जाएगा अगर आपका आंसर गलत आ जाए। इसका आंसर क्या है मिनायल? सर 10 वाला सम निकला हुआ नहीं है ऊपर, कहाँ पे लिखा हुआ है वो, पहले सामने पार्ट निकालना है। में किधर निकला हुआ है, उन्हें दिया हुआ नहीं है। कहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है फर्स्ट 10 टर्म्स आपके पास है। ये तो क्वेश्चन ही और है, बी पार्ट है उसका, इसका अलग निकलेगा, फार्मूला लगाया हुआ है हमने। 25 और 100 वाले टर्म्स की बात है, फर्स्ट 10 टर्म्स का तो हमने कुछ नहीं कहना ना बेटा। वो 25 और 100 वाली टर्म्स की बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है। तो इधर तो आपको इधर सोचना पड़ेगा, इसका इंटरवल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जो है ना ये वाला निकलेगा। तो ये 40 वाला क्या टर्म, इसका आंसर 99 प्लस 1.5, 100.5 इंटू 20 माइनस इधर से जो है ना 2 1 2, ये 5, 25.5 इंटू 5, 100.5 इंटू 20, और दोनों का डिफरेंस करो और आंसर निकालो। सर 1990.5 सारा कुछ जी। 20 इंटू 1.5 प्लस 99 माइनस 10/2, 5 इंटू 1.5 इंटू 24। और किसी ने किया है या मैं ये लिख दूँ मिनाइल का आंसर? फिर आपने कैलकुलेशन नहीं की, इतनी लंबी तो नहीं है कोई एक आंसर क्या आ रहा है आपका? हाँ आपका क्या आंसर आ रहा है? आप बताओ, मिनाइल बता रही है 1999 है, आप बताओ क्या आंसर है इनका डिफरेंस।
नहीं, मैंने वैसे खोला हुआ आंसर, उसका मुझे डिफरेंट देगा थोड़ा। तो आप कैलकुलेशन कर लो ना, बस कैलकुलेशन वेरीफाई कर लो। सर मेरा 1882.5 आ रहा है। तो बस जो है ना, ये वाला मार्क स्कीम में 1882 ही है, तो 1882.5 आंसर आपके पास ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखो फिर से जो है ना उसने अरिथमेटिक दे दिया है। तो नहीं, सेम क्वेश्चन है। अच्छा 7 रिपीट हो गया है। अब ये फिर 8 पे आ जाओ। अब बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, मीट्स द वाई एक्सिस ऑन पॉइंट ए एंड बी, द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी मीट एट द पॉइंट पी। 8 नंबर का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बताओ। अब वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना एक्स आपका ज़ीरो होता है, तो सबसे पहले तो ये लिखा करें कि एक्स आपका ज़ीरो है। तो यहाँ पर अगर एक्स को आप ज़ीरो करेंगे तो आपके पास जो है ना इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसकी डायग्राम बनाएंगे आप किसकी? इस सवाल की? आज हाँ जी, आज मार्क्स का। ये देखो, ये सर्कल आपने बनाना है। अब सर्कल के अंदर जो है ना आप सेंटर बनाओगे, लेकिन पहले ए और बी के पॉइंट्स तो निकालें। तो उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो कोई पॉइंट आपके पास पी है, जिसे ओ लेवल के अंदर ये वाले क्वेश्चन आते होते थे इस तरह टेंजेंट्स वाले। मीट्स द वाई एक्सिस, द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी मीट एट द पॉइंट। तो ये पॉइंट समझें ए है और ये वाला पॉइंट समझो बी है। ये तो ओ लेवल वाला क्वेश्चन लग रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास बी है और ये वाला पॉइंट आपके पास पी है। तो यहाँ पर बेटा जी कोई ना कोई सेंटर होगा और ये सेंटर इसके साथ जुड़ जाएगा और इधर से इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको देखना है और इसको समझना है। ये लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो अब आप बताओ, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करो। 15 1 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15। तो आपके पास ये वाली जो है ना मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है y प्लस 5 और y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा y का आंसर 3 आएगा और एक दफ़ा y का आंसर माइनस 5 आएगा। तो अब आपके पास जो a के पॉइंट्स होंगे, x तो दोनों का 0 है, तो ये 0 और 3 हो गया। और लेट्स सी b हमारे पास है, वो 0 और माइनस 5 हो गया। a के ऊपर ये पॉइंट्स अपने लिख दो बेटा, ये 0,3 है और b के पॉइंट्स जो है ना ये 0,-5 आपके पास आ गए हैं। अब सेंटर, आप इधर से सेंटर कैसे निकालोगे? आपका सेंटर कितना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपके पास गिवन है तो बेटा जी ये सेंटर कैसे निकालोगे? सेंटर ईमान शाहिद बताओ, सेंटर कैसे निकलेगा आप? क्योंकि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इस इक्वेशन को। शाबाश। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंप्लीटेड स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस जो है ना 6x प्लस जो है ना वाई स्क्वायर प्लस जो है ना आपके पास 2y, 15 को राइट पे फेंक दो। इसका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म होगा x माइनस 3 होल का स्क्वायर और इसका होगा y प्लस 1। दैट्स इट। राइट पे कुछ भी है ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ सेंटर चाहिए। ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करो तो सेंटर आपके पास आ जाएगा 3 और प्लस 1 को इक्वल टू 0 करो तो ये आ जाएगा माइनस 1। तो मेरे पास तो बेटा जी आ गया। अब मुझे इस पॉइंट पे खिजर समझ आया सेंटर? जी। अब देखें सेंटर और ए का ग्रेडियंट निकालो m1। ये टेंजेंट इसके ऊपर 90 डिग्री है तो फिर निकालो m2। फिर b और इसका टेंजेंट निकालो m2, इसको m3 बोल दो, इस लाइन को m4 बोल दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल। फिर a की इक्वेशन निकालो, फिर b की इक्वेशन निकालो। p इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कुछ समझ आई कि ये p के कोऑर्डिनेट्स 8 नंबर के क्यों दिए जा रहे हैं भाई? हमें a के और b के कोऑर्डिनेट सबसे पहले मिले, फिर मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाले। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बेटा जी कैसे निकाले? कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म करके। सेंटर जब मिल गया
ए के साथ ग्रेडियंट उसका m1 निकालो, m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल m2 है। आप m3 निकालो c और b के साथ, फिर m4 नेगेटिव रेसिप्रोकल, फिर b पॉइंट यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो और ऊपर से इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। उसके जो पॉइंट्स आएंगे बेटा जी वो आपके p के पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर किसी को कोई मसला है तो बोलो, कर लोगे अब ये? अब ये आगे साइमल्टेनियसली तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, अगर इसमें किसी को मसला है तो वो पूछ लो, ये आपने खुद करना है। रानिया बेटा कर लोगे आगे? सर आप करते एक दफ़ा। ये इसमें आपने ग्रेडियंट निकालना है बेटा, और उसके बाद ये m1 कैसे ग्रेडियंट निकालोगे? पहले तो आप m1 निकाल लो, 3, -1 और आपके पास जो है ना ये वाला है, तो इनके ग्रेडियंट निकालो और फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट बेटा निकलना है। इसमें कोई नई काम तो नहीं है कहानी। अब ग्रेडियंट पहले इसका a का निकाल लेते हैं। अब आपने लिखना है ग्रेडियंट, हम जो है ना ये m1 में निकाल रहा हूँ। m1 ग्रेडियंट बेटा जी क्या निकलेगा हमारे पास? 3 -1 तो आपके पास आ जाएगा ये 3 और ये 4, तो आपके पास हो जाएगा ये y2 - y1 x2 - x1 होता है। तो ये आपके पास ग्रेडियंट बनेगा 3/4, 0,3 और 3,1 का ग्रेडियंट। ये लेट्स सी अगर आपके पास बेटा जी ये 3/4 आ रहा है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? -4/3। नहीं, ये तो y2 - y1, तो ये तो आएगा 4/3। इसका ग्रेडियंट है 4/3। ये 4/3 इधर लिखोगे, ये सर्कल किधर गायब हो गया हमारा? ये सर्कल ही कट गया, तो ये सर्कल यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ था। तो इसका ग्रेडियंट बेटा जी आपके पास है 4/3, और इसका जब नेगेटिव रेसिप्रोकल लोगे तो फिर जो है ना आपके पास उल्टा उसका बन जाएगा। तो फिर इधर से इक्वेशन लगाओगे, y - y1 = m × x - x1। तो ये वाली इक्वेशन इस लाइन की आएगी। इसी तरह इसके ग्रेडियंट के साथ बेटा इसकी इक्वेशन बनेगी, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगे और उसको सॉल्व, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। खिज़र बताओ, ईमान बताओ, सारा करना है कि ये आगे मैं अगला क्वेश्चन कराऊं? क्योंकि इसमें तो अब साइमल्टेनियस का बच गया। लीना फ़ारूक, क्या कहते हो? आगे चले। हाँ ये तो मैनेजेबल है ना बेटा। ईमान शायद कर लोगे। हानिया, ये वाला देखो हो जाएगा, उसका मसला कोई नहीं है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब ये बताओ, ये वाला पॉइंट 3 है तो इसका y क्या होगा? 3 का स्क्वायर। खिज़र ये निकालो, y इसका क्या निकलेगा? क्या चीज? अगर x की वैल्यू 3 है इस कर्व की, तो इसके y की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट निकालता हूँ। x की जगह पे आप 8 क्या आई है बेटा? 8 तो 3,8 आपके पास बेटा जी ये वाला पॉइंट हो गया है। अब इसका जो है ना, क्योंकि उसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात की है तो आपको बेटा डेरिवेटिव निकालना है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, दैट इज़ dy/dx, दैट इज़ इक्वल टू, इसकी पावर अंडर रूट कर लें पहले, 2x³ + 10 और इस सारे की पावर 1/2। तो आपका जो है ना बेटा जी डेरिवेटिव में पावर जो है ना वो नीचे आती है, तो 1/2 नीचे आएगा, 2x³ + 10 और 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 6x²। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है ना बेटा जी ये हो जाएगा ऊपर 3x² ओवर जो है ना नीचे बेटा आप ले आओ इसको 2x³ + 10 और इस सारे की पावर 1/2। अंडर रूट लिखना है तो अंडर रूट लिख दो। अब x की वैल्यू आपके पास 3 है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का असल आंसर निकाल दो,
डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 सा 27, ऊपर 27 आएगा। 3 का क्यूब 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54, 54 प्लस जो है ना 10, ये 64 का अंडर रूट जो है ना 8। तो ये ग्रेडियंट जो इसका आ जाएगा टेंजेंट का वो 27/8 आएगा। अब आपने बेटा इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। ये 6x स्क्वायर नहीं था? क्या ये 6x स्क्वायर नहीं था? 6x स्क्वायर, तो ये 2 के साथ 3 कट गया ना, तो मैंने 3 लिख दिया। ओ अच्छा ठीक है। 3x स्क्वायर हुआ, x की जगह पे 3 पुट किया तो ग्रेडियंट आ गया आपके पास। अब जब आपके पास ग्रेडियंट आ चुका है तो अब आप उसकी जो है ना पॉइंट भी है हमारे पास, तो अब इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन कैसे निकालोगे? इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा जी यहाँ पर आप लिख देंगे कि जी y माइनस 8 ग्रेडियंट इज़ 27/8 इंटू एक्स और द x इज़ 3। तो यहाँ से आप जो है ना उसी फॉर्मेट में बताना है, खिज़र ax प्लस by। तो पूरी इक्वेशन को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 8y माइनस 64 इज़ इक्वल टू 27 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब आपके पास जो है ना इसको ब्रैकेट को खोल दो, तो दिस इज़ 27x माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा 81। तो आपके पास x वाली टर्म्स को पहले लिखना है, 27x को पहले लिखो क्योंकि उसने कहा है ax को पहले लिखो, फिर by 8 इधर वाला जाके राइट साइड पे 8y हो जाएगा, और फिर जो है ना 64 और ये आपके पास जो है ना कितना है 27 इंटू 3 आपके ये 81 है। तो 64 और 81 का डिफरेंस लो तो आपके पास ये -17 इज़ इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन आपके कंफर्म हो गई। उसी फॉर्मेट में इक्वेशन देनी है जिसी फॉर्मेट में उसने हमसे पूछा है। इब्राहिम हैदर समझ आई? हाँ जी। तो अब देखो बेटा, द रीजन शेडेड इन द इनक्लोज बाय x1 x3 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रोटेशन, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन अबाउट x एक्सिस। देखो आ गया, छोटा सा क्वेश्चन बन के आया है। तो वॉल्यूम जब x एक्सिस के अंदर होता है तो यहाँ पर हमने x एक्सिस v के साथ x लगा दिया करो, यहाँ पर पाई लगाया करो, यहाँ पर आपकी लिमिट 1 से लेकर 3, और अगर x एक्सिस में है तो y का स्क्वायर, और y आपकी किसके इक्वल है? y आपकी इक्वेशन 2x क्यूब प्लस जो है ना 10, और इसकी अंडर रूट भी है इसके ऊपर, तो अंडर रूट है और इस सारे का स्क्वायर ले लो। तो आगे आपने बस इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पर बेटा मॉडुलस लगा दें, मॉडुलस जो है ना ये 1 से लेकर 3, और अंदर जो है ना आपने स्क्वायर की वजह से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास 2x क्यूब प्लस 10। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, अंदर पाई को एज इट इज़ कुछ भी ना कहा करो, मॉडुलस। तो ये 2x की इंटीग्रेशन 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास 10x हो जाएगा, एंड दिस इज़ 1 till 3। तो यहाँ पर ये आ गई। अब इसकी कटिंग करनी है, जो कटिंग कर लो, 2 ये x/4/2 हो जाएगा। दिस इज़ x/4/2 प्लस जो है ना दिस इज़ 10x, और इसकी लिमिट है हमारे पास 1 से लेकर 3 तक। अब जस्ट लिमिट पुट करो, x की जगह पे बेटा जी आपने पुट कर देना है 3 की पावर 4, तो ये 81/2 प्लस 10 3s are 30 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आपके पास खाली 1/2 और प्लस जो है ना 10 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से बेटा जी इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आपका फाइनल आंसर पाई की टर्म के अंदर 60 पाई आना चाहिए, और यूनिट क्यूब मतलब सेंटीमीटर समझे तो सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर क्यूब समझे तो मीटर का क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ रोटेशन आ गया। सर ये लिमिट हमेशा बड़ी वैल्यू अपर लिमिट ही लगती है? बड़ी वैल्यू हमेशा अपर लिमिट लगेगी, छोटी वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट लगेगी। और अगर वॉल्यूम एक्स एक्सिस में रोटेट होगा तो पाई इंटू 1 2 3 और वाई का स्क्वायर करेंगे, एंड देन यू विल बी डन। क्लियर? अब फिर जो है ना आपके पास प्रोग्रेशन, देखो जीपी का फिर क्वेश्चन उसने दे दिया। The geometric progression A1, A2, A3 has first two and common ratio R है। It is given that 9/2 A5 7 A3 is equal to 8। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो 2 है, तो आप उसको 2 लिख दो। जो फिफ्थ टर्म होती है जीपी के अंदर, फिफ्थ टर्म AR4 होती है, उसको आप T5 लिख दिया करें।
और जो T3 है, जो थर्ड टर्म होगी वो स्क्वायर वाली शक्ल में होगी, AR²। अब जो T5 है, A की वैल्यू आपके पास 2 है, तो R की पावर 4 जो थर्ड टर्म है, A की वैल्यू 2 और ये जो R है ये R का स्क्वायर है। ये देखें T3 जो T5 है वो 2R पावर 4 है और जो T3 है वो इतनी है। वो कह रहे हैं कि जो 9/2 है, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, उसने कहा कि जो 9/2 है A5 मतलब टर्म नंबर 5 प्लस 7A3 मतलब टर्म नंबर 3, इन दोनों का सम 8 है। अब जो A5 है वो तो हमारे पास 2R पावर 4 है और इनटू 9/2 भी लिखना है बाहर, प्लस 7A3 जो है हमारे पास वो बेटा जी 2R² है एंड इट इज़ इक्वल टू 8। तो अब आपके पास जो है ना, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो आपके पास बेटा जी आ जाएगा 9R पावर 4 प्लस 7 टाइम्स 2 14R² माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, R² को लेट कर लेना है y, तो ये आपके पास आ जाएगा 9y² प्लस 14y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 एंड आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ अलीना फारूक? ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए A3 वगैरह लिखा हुआ है, असल में ये T5 वगैरह ही ये है। देखो ना, अगर देखो कंडीशन को स्टडी करो ना तो 9/2 A5 मतलब टर्म ये नंबर, सही है। हाँ, और देखो प्लस 7A3 तो मतलब टर्म नंबर 3। तो मैंने बाकी सारा कन्फ्यूजन है, तो A फर्स्ट टर्म 2 है, T5 A GP में AR पावर 4 होता है। जितनी भी GP में होती है ना, जो टर्म होती है पावर एक कम होती है। T5 AR पावर 4, T3 टर्म नंबर 3 AR²। फिर उसी की कंडीशन को मैंने लिखा और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द जीपी, गिव योर आंसर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये बांग्लादेशियों को मेरे ख्याल में जीपी ज़्यादा पसंद है या उनको उन्होंने ज़्यादा जीपी दे दिया। तो r इज़ इक्वल टू 2/3 हमारा जो कॉमन रेशो है, और जो कॉमन रेशो 2/3। अब फर्स्ट 20 टर्म्स हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब आपको यहाँ पर टर्म नंबर 3 और ये वाली चीज़ जो है ना, ये तो उसमें मार्क्स स्कीम में r 2/3 है, लेकिन r आपको निकालना पड़ेगा। r जो है ना आपका नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म होती है, मतलब अगली टर्म को पिछली टर्म से आप डिवाइड करें तो आपके पास ये ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो अब आपके पास AR जो है ना ये सेकेंड टर्म होगी। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो इसको आपने जो है ना 2 से डिवाइड कर लेना है। तो एक R की वैल्यू सॉरी ये निकलेगी ना, हमने निकाली नहीं है वो, ठीक है, ये आप इधर से निकालोगे। R की वैल्यू जो यहाँ पर निकलेगी वो मैं कहूँ कि R की वैल्यू वो क्यों मार्क्स के वाला 2/3 लिख रहा है, तो ये जो हमने छोड़ दिया है ना इसका आंसर ही 2/3 आएगा। तो A इज़ 2 और R इज़ 2/3। तो अब आपने क्या निकालना है इसमें, सम टू इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है और R जो है ना आपके पास इतना है, तो प्रोग्रेशन कितनी बता रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द जीपी, गिव योर आंसर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन इज दिस, A1 A2 एंड A3 कॉमन रेशो, ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, तो हमारे पास इसकी R की वैल्यू आई और हमने फर्स्ट 20 टर्म्स, तो फर्स्ट 20 टर्म्स S20 is equal to A1 minus R raised to the power n over 1 minus R नहीं कर देंगे? सम ऑफ 20, हाँ सम ऑफ 20 का फार्मूला वो n/2 वो वाला होता है ना नहीं फार्मूला। नहीं सर, वो तो अर्थमेटिक का होता है, ज्योमेट्रिक है वो। A1 minus R raised to the power n over 1 minus R। एक मिनट ये अरिथमेटिक का है जो हमारे पास है। सम टू, सही कह रही हो, सम टू 20 जो होगा वो A और हमारे पास जो है ना 1 माइनस, अच्छा ये 1 माइनस R टू द पावर n और 1 माइनस R।
ये वाला आपके पास बनेगा, ठीक है। और उसने तो हमसे पूछा है सम टू फर्स्ट वन ज्योमेट्रिक, हाँ ठीक है, फार्मूला लगा, हाँ ठीक है, ये लगा तो फार्मूला यही वाला फार्मूला लगेगा, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म कितनी है, आपने ये होता है हमारे पास ए इज़ 2 और फिर 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3 और इस सारे की पावर बेटा 20 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर एंड आर इज़ 2/3। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5.998। 5.998। तो 5.998 ये कॉमन रेशो आपका जीपी वाला ये वाला आ गया। अब फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। अब सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला आपको टेबल से भी मिल जाएगा, दैट इज़ ए ओवर 1 माइनस जो है ना ये आर होता है। तो बस ये फार्मूला ये भी आपका टेबल के अंदर जो है उसमें गिवन होता है, सम टू इन्फिनिटी वाला वही फार्मूला है। अब इसके मेरे कितने क्वेश्चन है, इसके 11 के 12 हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर r की वैल्यू नेगेटिव हुई तो हम r1 से पहले लिखेंगे। आपको ये टेक्निक सिखा दूं, जब भी आपने ये वाला फार्मूला लगाना है ना, आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला लगना है। सपोज़ अगर एस एन का फार्मूला है ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कुछ टीचर कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं, आर टू दी पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। सर लेकिन एंड पे कैंसिल नहीं हो जाती जो माइनस आता है मेरी बात सुनो, अगर हम कोई भी फार्मूला यूज करें मेरी तो? बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आपके पास आर की वैल्यू लेट्स सी 2 है, तो आप बताओ कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? अगर आपके पास आर की वैल्यू 2 है तो बताओ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे आप? हाँ, कोई भी कर सकता है सर। नो, आपने वो फार्मूला यूज़ करना है जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। लेकिन सर अगर माइनस पे यूज करें दूसरे वाला भी यूज करें तो एंड पे माइनस तो कैंसिल ही हो जाता है। अगर एंड पे कैंसिल, लेकिन मेरी बात ये फॉलो करना है आपने। अब देखो आर की जगह पे अगर इधर मैं 2 माइनस 1 लिखूँ तो इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव निकल रहा है, तो जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव में आए वो फार्मूला सिलेक्ट कर लिया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज़ एंड पे जैसा अगर माइनस कट भी रहा है तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव आता है तो 1 माइनस आर ऊपर से कटेगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक याद रखना। अदरवाइज़ जो है ना आप कोई भी लगा लो, इससे ख़ास कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर टेक्निक यही होती है कि आर की वैल्यू आप डिनोमिनेटर में डाल के चेक करो, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव आए तो वो फार्मूला लगा दो। अब फंक्शन का क्वेश्चन आ गया बेटा जी लास्ट। ये फंक्शन है, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आपने जो है ना इसकी बनानी है। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म हमारे पास जो है ना, सबसे पहले इसको रीअरेंज किया करो फंक्शन को। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है बेटा। अब यहाँ पर ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x है और प्लस जो है ना बेटा जी 10 है। आप अगर माइनस कॉमन ले लो इसके अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x। x के साथ जो नंबर है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड भी किया करो, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया करो, दैट इज़ 10। तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास आ जाएगा माइनस, और ये मेरे पास जो है ना ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 3 इसका स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर क्योंकि ये तो सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर है, 10 जो था वो तो बाहर था, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 10। तो आपके पास बेटा जी ये बन जाएगा x माइनस 3 इसका स्क्वायर 10 प्लस 9 बेटा क्या आ जाएगा 19। तो ये इसका स्टेशनरी पॉइंट लिखा करें, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट लिखा करें। टर्निंग पॉइंट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करें तो वो 3,19 आएगा। अब इसकी रेंज बतानी है। अब टर्निंग पॉइंट से पहले नेगेटिव साइन को देख लो, तो ये सैड फेस है। सैड फेस का टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होता है, वो 3,19 है। अब इसकी रेंज फंक्शन के नीचे पड़ी हुई है, ऊपर तो जा नहीं सकती, तो आपकी जो रेंज होगी वो लेस दैन और इक्वल टू 19 हो जाएगी। यहाँ पर पूछो फंक्शन वाले बच्चों, जिसको फंक्शन में मसला है, जिनको रेंज में मसला है, वो बताए। रानिया
नहीं सर। गुड जी, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, इट इज़ गिवन दैट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू जी इनवर्स। अब आपके पास जो जी इनवर्स है मीट्स द ग्राफ ऑफ दिस एट पॉइंट जो है ना P, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो पहले तो आप जो है ना जी इनवर्स के जो है जी इनवर्स निकाल लो। जी का फंक्शन गिवन है तो जी इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? अब उस पूरे जी को y कर दो जो तुम्हें आता होता है 4x प्लस जो है ना आपके पास k है, तो x को सब्जेक्ट बना लो, तो x इज़ इक्वल टू वाई माइनस के ओवर 4। अब x को g इनवर्स कर दो और y को x कर दो, x माइनस के ओवर 4। तो ये इनवर्स आपने निकाल दिया। अब g इनवर्स के अंदर f ऑफ x डालना है, g इनवर्स के अंदर f ऑफ x डालना है, और f ऑफ x हमारे पास कम पीछे क्वेश्चन मौजूद है, ये 6 नंबर का है फंक्शन का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप फिर लिखो g इनवर्स ऑफ x, g इनवर्स f ऑफ x, g इनवर्स में f x अब आपने डालना है। अब ये जो हमारा g का फंक्शन है वो हमारे पास है 10 प्लस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के ये ओवर 4 करके, और माइनस जो है ना k ये हमने उसके अंदर वो डाल दिया। अब वो कह रहा है कि g इनवर्स जो आपका f ऑफ x है ना वो g ऑफ x के इक्वल है। आपका जो g इनवर्स f ऑफ x है वो g वाले फंक्शन के इक्वल है। जो g वाला फंक्शन है बेटा वो तो 4x प्लस आपके पास k है। जो g इनवर्स f का अभी हमने एक्सप्रेशन बनाया वो यहाँ पे लिख दो, 10 प्लस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 4 और माइनस k। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस k इज़ इक्वल टू 16x प्लस 4k। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप जो है ना बेटा जी इसको सिंप्लीफाई करो, और ये आपके पास जो है ना बेटा जी बन जाएगा पॉजिटिव x का स्क्वायर और प्लस जो है ना 6x, और उधर से 16 में से 6x निकालोगे तो 10x बन जाएगा, और आपके पास हो गया प्लस जो है ना 5k और माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास इसको कंपेयर किया करो हमेशा ax के स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मुताबिक a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू आपके पास 5k माइनस 10 है। अब क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, अब यहाँ पर देखो सिंगल पॉइंट, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास जो है ना b की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपके पास 5k माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। So it is 100 minus 4 into 5, this is 20k minus minus plus 10 4s are 40, that is equal to 0. So 100 plus 40 is 140, so k is equal to 140 divided by 20 and the value for the k is 7. अब आपका जो k है वो 7 आ चुका है। अब हमने अगर k की वैल्यू 7 हो तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो कहाँ पे थी, एक्स स्क्वायर आपके पास कहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास, p की वैल्यू आपने दिखानी है, ये वाली जो है एक्स स्क्वायर आपके पास जो है ना प्लस 10x प्लस, नहीं ये भी नहीं, हमारी टर्निंग पॉइंट वाली जो इक्वेशन होती है जब दोनों को कंपेयर किया था वो कहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, ये उठाया करो। इस वाली इक्वेशन के अंदर अब अपनी वैल्यू वो पुट कर दो। अब आपके पास जो है ना p के पॉइंट्स आ जाएंगे, p का x भी निकल आएगा और p का y भी निकल आएगा, दैट्स इट। इसी वजह से इसके 6 नंबर थे। सिर्फ पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने हैं हमने उसके अंदर, बस अब आपने उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने हैं। और तो सर पे k फाइंड करने का फायदा क्या है? k उस एक्सप्रेशन के अंदर k है ना, एक्सप्रेशन के अंदर आपका k है, तो इसी वजह से आपके पास k की वैल्यू आएगी तो ही तो आप आगे उसको फाइंड आउट कर सकते हो ना।
सर थोड़ा नीचे करें। नीचे ये बेटा जी, ये क्योंकि एंड पे वही डिस्क्रिमिनेंट की बात आ जाती है तो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट के अंदर चले जाओगे। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो पीछे पेज भी नहीं बचा, मैं चलो फिर ये आपको लिख के देता हूँ। के की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब के की वैल्यू 7 है, ये पी के पॉइंट्स निकाल के दिखाता हूँ। के की वैल्यू 7 है तो आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस जो है ना हमारे पास 10x था, और फिर हमारे पास जो है ना जी 5k था, और माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। के की वैल्यू तो 7 है बेटा, तो x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 5s are 35 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा जी आपका x प्लस 5 इसका स्क्वायर है एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास x इज़ इक्वल टू -5 है, तो x की वैल्यू जो है ना यहाँ पर जो है ना -5 है, और उस इक्वेशन में पुट कर दो y वाली में, तो आपके पास जो है ना ये p के 2 पॉइंट्स होंगे, जिसमें से एक पॉइंट तो 5 होगा, दूसरा y वाली इक्वेशन में पुट कर दो और आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा। दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ये देखिए फंक्शन कितने कितने। अब मुझे बताओ रानिया रिहान या बेटा दूसरा बेटा बताओ ईमान, इस पूरे पेपर को करने के बाद कौन सा आप लोगों का जो है ना पैटर्न बांग्लादेशी हो गया है? कि बांग्लादेश हो चाहे बेटा कैम्ब्रिज का जो सिलेबस है वो सेम है हर जगह पे, वही जो 12 का सिलेबस है वही 13 का सिलेबस है, सारी चीज़ें सेम है। फंक्शन और ये वाले वेरिएंट करने के बाद आपकी डेप्थ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको 12 वेरिएंट बहुत आसान लगने लग जाता है। टॉपिक वही होता है लेकिन उसमें वो प्रैक्टिस इस तरह से एडवांस करवा देते हैं। एपी जीपी वाले देखें, यहाँ पर क्वेश्चन हमने उन वेरिएंट्स में देखे हैं सारे, तो 23 के बेटा आपने सारे वेरिएंट्स कर लिए, 24 के भी कर लिए आपने, 22 के भी मैक्सिमम पेपर्स कर लिए हैं। तो अब कोई ऐसा टॉपिक मुझे बताओ जिसमें आपको लगे कि सर इसमें हमें कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल का पेपर जाके उड़ा दो। सर आपने वो tan और उसका ग्राफ बताना था। हाँ जी, अब ये मैं आपको जो है कितना टाइम रह गया उसमें से? 3 मिनट। 3 मिनट। 3 मिनट में फिर मैं आपको जो है ना वो 1 मिनट जो है ना मैं खाली पेज करके ना मैं फिर 10-15 मिनट के लिंक भेजता हूँ, तो फिर मैं आपको सिर्फ ग्राफ सिखा देता हूँ। फिर आपने उसके जो है ना ग्राफ तो लाजमी सीखने हैं क्योंकि ग्राफ का लाजमी आएंगे। तो ये क्लास एंड होते मैं दूसरा तो बात सुनो, आपने कहा था सुबह रखेंगे, अगर सुबह रखते हैं तो किस टाइम आप रखेंगे? बताएं, आप लोग बताओ। अगर सुबह रखनी है जिसमें सिर्फ अगर सुबह रखनी है तो बता दो एक टाइम, उस टाइम का मैं अलार्म लगा देता हूँ, जिसमें सिर्फ जो है ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ सिखाऊंगा, प्लस जो है ना आपको जो है ना हर चैप्टर के मेन फार्मूलाज, वो एक छोटी सी चिट बना लीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर से पहले तक, अंदर नहीं लेके जानी, तो उसको जितना रिवाइज कर सकेंगे वो आप 1 घंटे के अंदर पूरा P1 रिवाइज हो जाएगा। कल का टाइम आप बता दो। अभी जो है ना ये आप सुकून से सो जाओ, या फिर अपना जो है ना ये पेपर्स 23 के अगर आपने नाइटर मारना है, सोना नहीं है, तो फिर आप जो है ना बेटा जी ये 23 के सारे पेपर विद 24 और 22 के जितने करवा दिए हैं उनकी तमाम वर्किंग्स देखो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को ठीक करो, एंड देन कोई मज़ीद प्रॉब्लम निकलता है तो वो कल की क्लास में बताओ। नहीं तो कल मैं आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेटा जी आपके जो ग्राफ हैं वो हमने हर हाल में सीखने हैं। उसके बाद जो है ना आपका अल्लाह बल्ला करे क्या बचा, हर चैप्टर के मेन फार्मूलाज आपको बताता जाऊंगा, जिसमें से आपने जो है ना फौरी तौर पर उसको रिवाइज़ कर लेना है। डिग्री से अगर आपने रेडियन में जाना है तो खिज़र फौरी तौर पर क्या कन्वर्जन, पहले कल का टाइम तो बताओ। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। हाँ भाई बच्चों बताओ कल कितने बजे उठ सकते हो, जिसमें आप फ्रेश भी हो, सुबह स्कूल के लिए भी जाना है। 1 घंटा आधा घंटा 45 मिनट माइंड में रख के वो वाला टाइम बताओ जिसमें आप कहें कि सर इस टाइम पे हम जो है ना ये क्लास ले सकते हैं। उसमें सिर्फ क्लास एंड होने वाली है, उसमें कोई पास पेपर नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैंने आपको नोट्स बताने हैं। अब आप मुझे बता दो क्या करना है। 10 बजे करेंगे 11 बजे सर। करते हैं। आप एक टाइम